समझ नहीं सकता कानपुर में अपने कानपुर से थोड़ी सी दूरी पर इतनी बढ़िया जगह होगी। मैंने यहाँ का वीडियो देखा था एकदम से, मैंने कहा अरे भाई साहब क्या जगह, मैं उल्टी में था, मैंने कहा भाई साहब क्या गजब की जगह है यार। मुझे एकदम से लगा कोई ऋषिकेश के आसपास तो कोई जंगल अंगल टाइप का है, वहीं पे जाके चले जाए। जब ये इसका कॉटेज का फोटो देखा था मैंने। लोग ना मतलब वही है कि आजकल का सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। मतलब आपको चाहिए शांति तो कहाँ जाओ, मनाली चले जाओ, मनाली चले जाओ, ऋषिकेश निकल जाओ, हरिद्वार चले जाओ। बट है आसपास भी चीज़ें हैं अपने शहर के आसपास, थोड़ा सा देखेंगे झाँकेंगे तो मिल जाएगा ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लगता है शहर से बाहर निकलते ही गाँव तो शुरू ही हो ही जाते हैं, तो अगर वो उधर भी जाके थोड़ा बहुत देखें तो मिल जाएंगी इस तरीके की जगह। बट ये बड़ी प्यारी सी जगह है, बहुत शानदार। उधर बैठ के मैं झूला भी झूलूंगा थोड़ी देर, तो अभी चलेंगे उधर, चलेंगे, बहुत सही लग रहा है मुझे, झूलेंगे। बढ़िया। अच्छा, गाँव का तुमने जिक्र करा है, तो गाँव से क्या संबंध रहा है? गाँव, अरे मतलब जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं तुम्हारे, आपके बोलूँगा तो ज़्यादा सही लगेगा, ज़्यादा बेटर, बहुत फॉर्मेलिटी हो रही है। तो जितने भी वीडियोस देखे हैं और काम देखा है, कहीं ना कहीं एक वो गांव का टच रहा है। क्या रहा है मतलब गांव से किस प्रकार का जुड़ाव है? गाँव हमारा पड़ता है देवरिया जिला, तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो पहले मुझे बिहारी समझ लेते हैं, बिहार से। दूसरा मेरे यहाँ छठ पूजा होती है तो ये आने वाली है, तो लोग लगता है मैं बिहार से हूँ, लेकिन नहीं, मेरा एग्जैक्टली जो मेरा गाँव एग्जैक्ट वो देवरिया जिला में पड़ता है, लार रोड सलेमपुर के पास। तो गांव से मेरे मम्मी पापा 1984 में आ गए थे यहाँ कानपुर, गाँव से थोड़ा सा। साल में एक बार गाँव जाना होता तो वही जब गर्मी की छुट्टियाँ होती है, आई थिंक सभी उसी में जाते हैं, नानी के घर, दादा के घर उस समय, तो मैं भी उसी समय जाया करता था, तो बढ़िया। लेकिन गाँव में जाते ही होता क्या था, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ मैं पहले रहता था, वो पूरा एक इंडस्ट्रियल, ट्रकों की शोर, भड़भड़, जनरेटर चल रहे हैं और फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, उसके सायरन बज रहे हैं, तो वो मेरा उस तरीके का वहाँ पे था। तो जब मैं एकदम से गांव में पहुँचता था तो जैसा यहाँ पे एक वो सुकून, शांति, वो सब एकदम, तो वहाँ वो चीज़ मुझे मिलती थी एकदम से। एक ऐसी जगह पे आ गया, आम ऐसे दिख रहे पेड़ों पे लगे हुए, हम शहर में आम देख रहे पेड़ इस पर दिख रहे ठेले पर, तो आप पेड़ से तोड़ के आम खा ले रहे, खेतों में जाके देख रहे सब्जियाँ लगी, तो बड़ा लगता था, क्या गजब बात। दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा लगता था, गाँव में क्या शादियाँ होती हैं, तुम खाए हो नहीं खाए हो कोई मतलब नहीं, किसी से आए हो व्यवहार लिखवाओ, व्यवहार लिखवाना जरूरी है, व्यवहार लिखवाना जरूरी है ना। और चलो, या खाने में कोई नहीं पूछेगा आगे। गांव में क्या होता है, हम जब पहुंचते थे तो एक एक किसी की शादी में भी जाते थे, भैया खाना खा लिया, इनको बिठा लो बिठा लो बिठा लो, बिठाल के पत्तल लगा के, भैया ये लो, भैया ये खाओगे, तो बहुत इज्जत के साथ। जो एक चीज़ मैंने कहीं सुनी थी, शहरों में इज्जत ली जाती है, गाँव में इज्जत दी जाती है। ये बहुत अच्छी बात बोली। तो ये एक्चुअली ऐसा है, ये वाली चीज़ थी। तो गाँव इसलिए मुझे थोड़े से, और लोग बड़े सरल गाँव के, लेकिन अब नहीं रहे हैं, अब धीरे धीरे बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट लोग बड़े सरल रहते थे। जो हमारे गांव में घर में लोग थे, गांव के लोग थे, दोस्त लोग थे, तो बहुत सहज और सरल जीवन जीते थे। सुबह उठना है, तमाम खेत में जाना है, तो मैं उनकी मेहनत देखता था कि भाई खेत में कितना कैसा काम कर रहे हैं, एक दिन हम कर ले हालत ख़राब हो जाए हमारी, ये कितने पेड़ यहाँ पर लगे हैं। यही जो बात है, खेत में हम कर लें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो माहौल दिया गया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब वो कर दिया गया कि बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा, तो वो कुछ अलग होता है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है। हम यहाँ पर अगर मनाली जाते तो हमें एकदम से नया नया दिखता है तो अच्छा लगने लगता है, तो गांव में वो सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करने लगी। और फिर वहाँ पे मैं, मदर टंग वही थी, घर में भोजपुरी बोली जाती थी, मैं वहाँ भोजपुरी में ही बात करता था, तो लोग एकदम से बहुत ज़्यादा वो करने लगे कि ये देखो, लोग होते हैं कि कानपुर लोग शहर जाके अपनी बोली भूल जाते हैं, ये कानपुर में रह के यहाँ पे आ रहा है तो भोजपुरी में बात कर रहा है, तो एक थोड़ी सी वो मिलने लगे, हमको बड़ा अच्छा लगना है, वो क्या बात, तारीफ हो रही है यहाँ। तो उसके बाद मेरा ये हो गया, हर 6 महीने में अब मैं अपने गाँव जाता हूँ। गाँव से है थोड़ा सा अलग कनेक्शन हो गया, मैं सारे रिलेटिव्स में घूमता हूँ, बाइक है वहाँ पे अपने पास, उठाता हूँ, जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके घर जाता, सबके घर लाइन से मैं जाता हूँ। तो मतलब गांव में आपने जो है जो टाइम गुजारा वो कितना था? शहर से ज़्यादा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जितना भी था तो कुछ एक दो याद जो आपको लगता हो कि मतलब ये गांव ऐसा, मतलब ये ऐसी एक याद है जो मुझे गांव से बहुत ज़्यादा जोड़ के रखी है, फिर कोई ऐसा एक वहाँ पे सिचुएशन घटी हो, सिचुएशन कुछ हुआ हो गाँव में ऐसा? हाँ, गांव में जैसे यहाँ पर क्या होता है, शहर में कहीं कुछ भी हो जाए तो अगल बगल वाले को पता नहीं चलता है, ठीक है, कि क्या हो गया। उधर क्या होता है, जो शादी ब्याह जब होता है बातें फैल जाती हैं, फैल भी जाती हैं। दूसरा, बगल के पड़ोसी का घर का लड़का वो ऐसे आके तुम्हारी दीदी, आपकी बहन की शादी है जैसे, तो वो भैया है, मान लो आपके पड़ोसी हैं, पटीदार कहते हैं गांव में कि पटीदार है, तो वो आके पूरी शादी भर में, मतलब अगर 10 दिन पहले से सारे कार्यक्रम शुरू हुए
वो आके ऐसा काम करेंगे आपके यहाँ कि लगेगा कि उसी की बहन की शादी है। एक वो अपनापन मैंने वहाँ पे देखा कि अरे एकदम बारात आ रही है तो खाना चलाना है, पानी चलाना है, ये सब लेकर आना है, फोटोग्राफर को बुलाओ, नचनिया आ गई है, ये हो गया है, वो मैनेज बहुत अच्छा करते हैं पूरा। तो गाँव के सब लड़के मिलके कि उनको ऐसा लगता है कि इसकी शादी है तो पूरे गाँव की लड़की की शादी है, तो पूरा गाँव उसमें जुट जाता है एक तरीके से, उसको सही करते हैं। तो वहाँ पे ना मेल जोल का एक वो रहता है बड़ा कि मतलब सब कुछ मानते हैं कि अपना ही है, अपना ही है, हाँ, पराया कुछ नहीं है, पराया सब कुछ अपना नहीं ही। है। घर में किसी को दिक्कत होती है तो पूरा गांव उसको मिलके सही करता है, संभालता है, और चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व मिलके करता है वहाँ पे। मेरा घर बस चले तो मैं गांव में ही रह के काम करूँ, बट वहाँ पे क्या है, लाइट नहीं आती, थोड़ी सी और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज तो गाँव से बेहतर पहले कुछ है ही नहीं। मैं महीने महीने पर वहाँ से काम करके आऊँ, तो इसलिए गाँव मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा गाँव का करेक्ट। गाँव की जैसे बात कर रहे हैं तो वहाँ से आर्टिस्ट वाला एक चीज़ अंदर से आए जो आप देखते हैं, जो हम देखते हैं आपका काम हर जगह, या शहर में आके एक आर्टिस्ट वाली चीज़ जागी कि मतलब गांव से अब छूट गया है कनेक्शन, तो कुछ ऐसा करते हैं जो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड दे, तो आर्ट की तरफ जाते हैं, ऐसा कुछ रहा? या फिर गाँव में जब वहाँ पे थे गाँव में उस टाइम भी आर्ट को लेके इतना चीज़ें होती थी? नहीं, जब गांव में था तो वहाँ पे वही दुर्गा पूजा मेन होती थी, तो वहाँ पर गांव के बच्चे लड़के परफॉर्म करते थे, तो हमको देख के बस हम देखा ही करते थे कि यार हम बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के रहे हैं। मुझे जो एक्चुअल मेरा जो नेचर है, लोगों को बड़ा एक्सट्रोवर्ट दिखता है कि ये तो बहुत फैला एकदम बम है, फट जाता है हर जगह, तो वैसा मेरा रियल नेचर बहुत अलग है। मैं रियल में बहुत शांत और बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे बोलने में डर लगता था, अब नहीं लगता है, अब नहीं लगता है, लगता था तो मैं परफॉर्म ही नहीं करता था, मैं खाली देखता था। तो मुझे जब वहाँ पे लोग तालियां बजाते थे और गांव की औरतें हैं, लड़कियां बैठी दूर के देख रही हो हंस रही हैं, तो मैं कहा यार मतलब हम भी अगर करते तो हमारी भी वाहवाही होती। नॉर्मल जो इंसान होता है उसको वाहवाही चाहिए होती, तारीफ अगर उसको मिल जाए तो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, कह रहे ऐसी कैसी तारीफ है तो ऐसी कैसी कर देता है। तो वो मुझे अंदर से बड़ा वो करता था कि यार तारीफ बढ़िया मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैं हल्के फुल्के गाने आने ही गाता था। फिर जब कानपुर आ गया तो यहाँ पे बस ऐसे मन अपने मजे के लिए, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, वो काम करते करते गाना गाते थे, शायद वो उनसे वही आया कि हम गाने बहुत ज़्यादा गाते थे, अपने को तो सिंगर बनेंगे, ठीक है। बट फिर एक दिन मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया था 2010 में। अच्छा, ये कुछ है, ये इस बारे में मुझे भी नहीं पता है, क्या था मतलब, तो कैसे बना, क्या था, क्या देखा? मेरे बड़े भाई साहब ने संगीत किया है, प्रभाकर 8 साल क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, अलंकार। अच्छा। और प्रभाकर अलंकार सबसे बड़ी वो होती है, तो वो क्लासिकल से तो घर में रियाज चल रहा है उनका, मम्मी हमारी भोजपुरी में गाने गाते रहती थी, तो वो सब सुनते सुनते वही चीज़ें आ रही थी दिमाग में, तो हम भी बढ़िया खूब गाना गाया करते थे। खई के पान बनारस वाला, ये खूब गाना मैं गाता था। तो हमको फिर लगा कि एकदम से फिर देखा इंडियन आइडल आ रहा है, तो हमने इसे टीवी दिखाया गया तो हमने एक्सप्रेस कर दिया फटाक से, पापा के फ़ोन में मैसेज आ गया, यू आर सिलेक्टेड फॉर द ऑडिशन। अच्छा, तुरंत ही ऐसे लखनऊ वाले के लिए जिसमें लाखों लोग आते हैं। हाँ। हमें लगा ओ माय गॉड, मैं तो सेलेक्ट हो गया। मैं 10 लोगों को घूम घूम के मैसेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो मेरे पास सिलेक्शन का मैसेज आया है। मेरे बड़े भाई साहब को रियलिटी पता थी, तो वो लाइक कि बेटा ऐसा है, ये सब तो हाँ फालतू की भीड़ बढ़ाते हैं और कुछ है नहीं। हमने जिद पकड़ लिया, इसी कैसी बात, हमारे पास आया, हम गाना बढ़िया गाते हैं। और मैं एक गाना वो बहुत ज़्यादा गाता था, बिल्लू बार-बार का गाना आया था, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, वो वाला था। कब से उसको ढूंढता हूँ भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है, था जो मेरा आशिया, रब्बा मेरे मुझको बता है, दी मुझे क्यों ये सजा, कि अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, बैगम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। तो ये गाना बहुत ज़्यादा गाते थे, हमको लगा यही गाना, तो ऑडिशन में पहुँच गया। लाइन, अरे लंबी लाइन लगी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लंबी लाइन। अच्छा, बड़े छोटे से थे, एकदम करिया से छोटे थे, तो हम आगे एकदम जाके घुस गए। हमने कहा अंदर एंट्री हो जाए बस, उसके बाद 2 घंटे बाहर लगे। अंदर पहुँचे, देखा अंदर सर्पाकार वाली और लाइन तगड़ी थी, एकदम बाहर से ज़्यादा अंदर लाइन थी। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात को 7 बज गया। हमारे भाई साहब हमारे साथ जाते थे, छोटे थे हम, 10th क्लास को उस टाइम पर। तो घंटा मार गया, घर चल चाले जो है यहाँ दिमाग खराब हो गया, कहीं कुछ होना नहीं है, और मैं वहाँ से निकल चला आया। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कुछ होना नहीं। भाई वहाँ जब मैंने लोगों को सुना गाना गाते हुए, तो मेरी लिटरली ऐसा था, फट गई। मैंने कहा भाई क्या है ये, क्या चल रहा है, दुनिया में देखी नहीं थी, अपना वही घर स्कूल ही चलता था। तो वहाँ जब चले आए तो बड़े भाई साहब ने समझाया, देखो ऐसा है, सिंगिंग हर आदमी कर रहा है, 2 दिन कोई सिंगिंग सीखता नहीं कि अगले दिन से खुद के नाम करके सिंगर लगाता, सिंगर फलाना ढिमकाना, तो कुछ अलग करो, अतरंगी करो। हमने कहा अच्छा यार, अलग अतरंगी क्या था पता ही नहीं। फिर वही कुछ चीज़ें आई लाइफ में, ऊपर नीचे हुई,
फिर हम कॉलेज पहुंच गए, पीपीएन डिग्री कॉलेज, गलती से हमको एडमिशन मिल गया वहाँ पे, वो मेरा ड्रीम कॉलेज था। अच्छा, पीपीएम वो मिला तो वहाँ जाके क्यों था ड्रीम, क्यों था? लड़कियाँ बहुत अच्छी पढ़ती थी वहाँ पे। अच्छा, मतलब हमेशा से अभाव रहा था इसलिए। हाँ क्योंकि लाइफ में दोस्त नहीं थे, लड़कियाँ तो बिल्कुल नहीं थी। मैं बॉयज़ कॉलेज से पढ़ा हुआ था और इधर उधर वही फैक्ट्री में मैं काम करता था, थोड़ी चीज़ें इधर उधर थी तो मैं वो करता था कि खुद के लिए करता है, पैसे खुद से ही कमाने हैं, घर पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, चीज़ें थी ऊपर नीचे थोड़ी हमारे घर की, तो बस लड़कियाँ नहीं थी तो जिस चीज़ का अभाव होता है उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। हम पीपीएन के सामने से निकलते थे, बीएचडी इंटर कॉलेज मेरा स्कूल था, तो हम जब वहाँ से निकलते थे लड़कियाँ वहाँ दिखती थी कि लड़कों के हाथ में हाथ डाले चल रही हैं, एकदम है गले मिल के जा रही हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा आश्चर्य होता था, हमारा कलेजा मुँह को आ रहा था कि क्या हमारे साथ ऐसा कभी हो पाएगा, कोई लड़की बाइक से निकल के लड़का लेके और पीछे से लड़की चपटी बैठी है, तो वो हमारे लिए बड़ा इमेजिनेशन होता था कि ये कभी हो पाएगा इस तरीके की चीज़ हमारे जीवन में। तो वो हो गया यही एडमिशन लेंगे, और हमारे बड़े भाई साहब का वो ड्रीम कॉलेज था, उनका हो नहीं पाया था वहाँ पे, तो एक ये भी था कि भैया का नहीं हुआ तो हम आर्ट साइड से हो गए थे 11th क्लास में, हमें मैथ नहीं आती थी, हम हाई स्कूल में फेल है, 3 नंबर का ग्रेस लगा था गणित में, 33% है मेरे, कितने थे पता नहीं 50-55% ऐसे कुछ रहे होंगे। खैर मार्क्स से क्या ही पड़ता है फर्क, आज जहाँ पे हो। तो उसके बाद आर्ट साइड ले ली और नंबर बढ़िया गए, 75% नंबर आ गया हमारे, तो पीपीएन मिल गया। पीपीएन पहुँचे तो वहाँ थोड़ा सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे, थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिलने लगा मोटिवेशन, गाना उनको सुनाने लगा, तो बड़े बहुत बढ़िया, भले वो फर्जी बोल देती थी लेकिन वो एक मोटिवेशन का काम करता था। फिर एकदम से एक आरजे आया हमारी लाइफ में, तो मतलब रेडियो में बहुत सुना करते थे उस टाइम पर, एंटरटेनमेंट के लिए वही होता था। तो आरजे ने एक सवाल पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, हम वहाँ रेडियो पहुँचे, उन्होंने हमसे पूछा क्या करते, मैंने कहा पान की दुकान है हमारी, मैं पान की गुमटी 2 साल मैंने खोली थी अपनी, पान की गुमटी चलाता था, वहीं रेडियो सुनता था। अच्छा, कहाँ पे? जहाँ मेरा घर था। अच्छा, पान की गुमटी भी खोली है? हाँ, अरे 2 साल मैंने पान की दुकान मस्त चलाई। लाइफ नहीं है, पूरा स्टोरी है। अरे बेहतरीन अनुभव बहुत ज़्यादा रहे इन सब चीज़ों के। तो सुबह 7 से 11 का स्कूल होता था, 12 बजे जाके दुकान खोलता था, शाम के 7-8 तक बढ़िया बैठता था, 400-500 रुपये की दुकानदारी करता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लेकिन चंचल मन हाँ। जो कि अभी भी है हमारा, अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, हालांकि मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करके, बट चंचल मन तो हम एक जगह बैठा नहीं आता आराम से। अच्छा, तो हम इधर उधर भागा करते थे, लगता था ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। फिर जब पीपीएन कॉलेज मिल गया, वो आरजे मिले हमको, उन्होंने होता ना बजरंगबली, उनका बल याद दिलाया गया था, तो हमसे वो बोले तुम पता है कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हो, तुम कर सकते हो, तुम बोलते बहुत अच्छा हो। पता नहीं यार गुरु, ये तो पता नहीं हमको। तो उन्होंने थोड़ा फिर गाइड करना शुरू किया, कॉमेडी करते 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 फिर थोड़ी बहुत कॉमेडी राजू श्रीवास्तव के जोक से सही, जो अब नहीं है दादा हमारे, उनके जोक से सही शुरू हुई। मैं गुरुदक्षिणा नहीं दे पाया उनको आज तक, उनके पैसे मतलब 1000-2000 रुपये हमने उनकी कॉमेडी सुना के ही मलाल रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं हूँ, इस बात का भी मलाल रहेगा कि कानपुर में इतनी अच्छी चीज़ें करने के बाद मैं उनसे मिल नहीं पाया कभी। खैर, तो फिर एक और उसी एफएम में एक और आरजे थे, हर्षित दादा हमारे गॉडफादर जो है हमारे, उन्होंने बोला थिएटर ज्वाइन कर लो। तो 2014 का टाइम था, ग्रेजुएशन 2nd ईयर, और मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया कानपुर में। पता करके 6 महीने लगे मुझे ढूंढने में, कानपुर में पता ही नहीं किसी को कि अच्छे थिएटर हैं। हाँ, लोगों ने थिएटर भी है कानपुर में, क्या बात कर रहे हो। लोग एक्चुअली थिएटर ही नहीं जानते, थिएटर ही नहीं जानते हैं। हाँ, उनको लगता है जो नाटक आगे कर रहे हैं, बाहर से कोई टीम आई है करके जा रही है, मर्चेंट चैम्बर में जितने नाटक होते हैं। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ फिर 2014 से 2020 तक फिर वो थिएटर, तो थिएटर फिर चलता रहा। सवाल है एक्चुअली थिएटर वाली जो बात बोली, 2014 से 2020 तक की। 2014 के पहले जो राघव था, हाँ, और मैं मतलब लाइक 2014 से 2020 का जो वो 6 साल का पूरा एक ड्यूरेशन है, मैं उसके बाद के राघव में फ़र्क जानना चाहूँगा कि वो कितना ज़्यादा उत्तेजित रहता था, कितना मतलब उसका मन चंचल था, या उसके बाद क्या चेंजेस आए, कैसे लाइफ में कुछ चेंजेस आए, एंड कैसे थिएटर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं वो आज दिखता है, बिकॉज कानपुर वाला राघव के नाम से इंस्टाग्राम फेमस है। लोग एक्चुअली आपके नाम से नहीं जानते, आपको उस यूज़र नेम से जानते हैं कि इसका। तो ऐसा क्या दिया थिएटर ने कि वो यूज़र नेम आया, फिर वो चीज़ें हुई एंड वो चेंजेस हुए, कैसे लाइफ पूरी की पूरी आपकी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुई है। बिकॉज 2-4 सवाल एक में मिक्स है, तो लाइक एक करके आंसर। तो ऑब्वियसली थिएटर ज्वाइन करने से पहले, जैसे मैंने बताया, मैं फैक्ट्री में काम करता था, पान की दुकान थी मेरी। तो 2-3 चीज़ें थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था चीज़ों को लेके, मैं थोड़ा डब्बू टाइप का था। अगर कोई मुझे डांट देता था या कुछ बोल देता था तो मैं बहुत जल्दी डाउन हो जाता था कि नहीं यार, जैसे ये कैसे पागल, ढंग के कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोले। मैं आरजे भी बनना चाहता था, बीच में मुझे आरजे का शौक चढ़ा था, तो हर रेडियो से मुझे भगा दिया था। अच्छा, क्योंकि रेडियो में यो फैक्टर चलता है। अच्छा, यो फैक्टर नहीं था। हाँ, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन के जाना, थोड़ा स्टाइलिश दिखना, थोड़ा
वे में बात करना कि ब्रो व्हाट्सएप उस समय ऐसा बहुत ज़्यादा चलता था। कुछ ऐसा हो गया था मतलब उस टाइम का वेस्टर्न टाइप? हाँ, वो आया ही था, उसी तरीके का ही था। रेडियो में बहुत बहुत ज़्यादा वो चल रहा था। तो हमें क्या था कि हम मुंबई जाने का तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो अपने के लिए था कि यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है तो रेडियो बढ़िया ऑप्शन है, रेडियो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अच्छे से ट्रीट किया, कुछ लोगों ने भगा दिया, हर रेडियो से भगा दिया। और मुझे इनकी पॉलिटिक्स नहीं पता थी कि आप हर जगह रेडियो में घूमोगे तो आपके खिलाफ एक वो बन जाएगा। अच्छा, हाँ, कि ये तो उधर भी जाता है, उधर नैरेटिव बन जाता है कि ऐसा ही है, मतलब हाँ ये इधर बात घूमती है। तो और मैं ढंग से रहता भी नहीं था, अजीब से, मैं उस समय सही में ढंग से नहीं रहता था। साइकिल से चलता था, अजीब से कपड़े पहन लिए कुछ भी और चला जाता था, अपनी मस्ती में रहता था अपनी। ये मेरी सबसे सही चीज़ थी शायद उस टाइम पर। तो रेडियो से भगाया गया बहुत बार, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था और किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता था। स्टेज पर परफॉर्म करना तो दूर की बात है, ठीक है, कोई लड़की से बात करना तो बहुत ही, ठीक है, डर के ही रहता था। तो कोई भी आके कुछ भी मेरा यूज करके चला जाता था, कुछ भी बोल देता था तो मैं हाँ अच्छा। ये 2014 से पहले? 14 से पहले का है। जैसे आपने बोला कि 100 रुपया देंगे आओ, तो हम ये नहीं कह पाते कि 200 रुपये लेंगे हम। अपनी वर्थ को हाँ प्रूव करने में दिक्कत होती थी। हाँ, अरे बिल्कुल 100 रुपये, अरे आप 50 दे देना हम आ जाएंगे। अपन इतने वो हो जाते थे एकदम कि किसी रेडियो दिखती थी, हाँ, किसी रेडियो वाले ने कह दिया सुनो 50 लौंडे शाम को ले आना, तो मेरे लिए वो भगवान राम का कहा हुआ कथन हो जाता था कि उस आरजे ने ये बात बोली है और मुझे शाम को 50 लौंडे इकट्ठा करने हैं। तो मैं एकदम की जी जान लगा देता था कि अगर मैंने नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, वो मुझे बुरा समझ लेंगे। मैं ये कह सकते हो कि दूसरों को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता था कि हाँ एफर्ट लगाता था कि वो बुरा ना मान जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, अपनी खुशी गई भाड़ में। इसका लोग यूज़ करते थे। ये काफ़ी टाइम तक रहा। थिएटर ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि थिएटर जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक्टिंग, डांस, गाना, डिसिप्लिन, बैक स्टेज, ये सारी चीज़ें आपको एक ही फ्रेम में सिखा दी जाती है। वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है आपको। तो आप बहुत मल्टीटास्किंग भी हो जाते हो, मल्टी टैलेंटेड तो हो ही जाते हो। फिर आप जब प्ले कर रहे होते हो तो हज़ारों ऑडियंस आपके सामने होती, तो आप उनके सामने परफॉर्म कर रहे होते, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। साथ में थिएटर मेरा जो था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एफिलिएटेड है, तो मुझे ट्रैवलिंग करने को बहुत मिला। 2014 से 2018 तक मैंने 15 शहर के 35 राज्य फ्री में ट्रैवल किए थे, क्योंकि गवर्नमेंट से ही सारे टिकट्स, वो आपको पता है, आप भी थिएटर से हो। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट में जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, कल्चर समझ रहा हूँ, तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे रहा था। साथ में जो मेरा कॉलेज चल रहा था वहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले। कहते हैं ना, संगत आपको बहुत, अगर आपकी संगत अच्छी है तो कहीं भी लेके जा सकते। तो मेरे साथ के जो लोग थे बड़े प्रोग्रेसिव थे, मेरी फील्ड के नहीं थे, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे और मैं उनको बढ़ते देखता तो मुझे लगता था अगर हम नहीं बढ़े तो यार, सुंदर लड़कियां ज़्यादा थी उसमें, तो मुझे लगता था कि यार अगर मैंने इनके साथ वो नहीं किया तो ये तो आगे बढ़ जाएंगी, हम यार पीछे रह जाएंगे, हमको साथ में नहीं ले जाएंगी। तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। तो थिएटर ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ हो गई कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, मुझे कॉन्फिडेंटली बोलना आ गया, अपने पॉइंट्स को रखना आ गया, ठीक है। ट्रैवल बहुत करने लगा तो बहुत सारे लोगों को जैसे माइंड रीड करना कि कौन किस तरीके का थॉट, कैसे क्या सोच रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझना आ गया। और मैं अपने टैलेंट पर और अच्छे से काम करके और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाया कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा, मेरी जो नौकरी लगी है जहाँ मैं काम करता हूँ मौज ऐप में, तो वो मेरे थिएटर की वजह से लगी। थिएटर का देखा काम, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे मतलब एक क्रिएटिविटी डेवलप हुई है और उसकी वजह से। हाँ, इसका बताता हूँ मैं छोटा सा कि मैं मुंबई चला गया था 2018 तक कानपुर में। मैं बहुत निराश हताश, क्योंकि थिएटर करके पैसा नहीं मिलता है कानपुर। फायदा होने का तो मुंबई आ जाओ। हम 5,000 रुपये लेके मुंबई चले गए, एकदम फटे उसमें चले गए। तो मैं 1.5 साल मुंबई में रहा। तो मेरा एक दोस्त था पुनीत, वो बेंगलोर की कंपनी में काम कर रहा था एज अ राइटर। तो उसने हमसे कहा तुम्हारी कनपुरिया बहुत अच्छी है। मेरा एक यूएसपी मेरी कनपुरिया, ठीक है, तो यहाँ पे राइटर की ज़रूरत है, राइटर और एक्टर, तुम थिएटर की हो, तुम आ जाओ। तो उस कंपनी में मुझे ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये थिएटर भी करता है, राइटर भी है, और भी कोई काम करा लोगे सारे काम कर लेगा, लाइट पकड़ना, ये सब करना। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया और मैं चला गया। 18,000 रुपये की वो पहली नौकरी थी हमारी। मैंने 1.5 महीने काम किया था। तो कंपनी की स्टार्टअप थी, उसको फंडिंग नहीं मिल पाई, तो 1.5 महीने में बंद हो गई। बट मैंने 1.5 महीने में इतना काम कर दिया था, क्योंकि वो मन का काम मिल गया था कि मैं देख रहा हूँ शूटिंग हो रही है। वहाँ पे यूट्यूब के ऐड बनते थे, जो बड़े बड़े बैनर्स के होते थे, तो शूटिंग उनकी होती। तो मैं लाइट पकड़ रहा हूँ, थोड़ी बहुत राइटिंग कर देता था, और बर्तन भी धुलने हैं। तो क्योंकि वो जो IITians थे वो भी वो काम कर देते थे, तो मुझे देख के लगता था यार जब ये कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो सैटरडे संडे भी कॉल करते थे कि राघव आ जाएगा क्या यार, आज शूटिंग है। मैं किस लिए आता कि शूटिंग बाद फोटो खिंचाऊंगा बढ़िया, वहाँ ग्रीन स्क्रीन पे खड़े होंगे, चकाचक, है ना। गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, तो क्या ही घूमने जाऊंगा। तो मैं सैटरडे संडे भी चला जाता था। उनको लगता था बड़ा हार्ड वर्किंग है यार, ये बहुत मेहनती है कि सुबह से शाम तक। दूसरा पॉइंट ये भी होता था कि वहाँ पे खाना मंगाया जाता था सेट पे। मैंने कहा खाने के पैसे बचेंगे भाई, तो एक ये भी पॉइंट होता था। अच्छा, कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट जो होता है, खास करके अगर मैं इस फील्ड की बात करूँ, एक्टिंग की फील्ड की बात करूँ, तो स्टार्टिंग फेज में हम
शूटिंग पे शायद इसलिए भी जाते हैं, ये सोच के नहीं कि हमें एक्टिंग का वो मिले काम, कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस फेज में रह रहे हैं, क्योंकि शहर से दूर है तो खाने की दिक्कत है, तो सेट पे वो खाना मिल जाएगा, बाकी तो हो जाएगा। मैं 2-3 चीजें, खाना मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और अगर कोई सेलिब्रिटी आया तो वो मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगी। क्योंकि जब हम मुंबई जाते हैं तो कानपुर वालों का होता है ना, गुरु कौन कौन से हीरोस मिल लिए हो ये मिला, यहाँ के लोग पूछते हैं है ना, कोई हीरो मिला कि नहीं, फोटो वोटो भेजो यार कैसा तो वो रहता, कोई सेलिब्रिटी मिल जाएगा तो उसके साथ फोटो खिंचा के थोड़ा भौकाल जमा लेंगे, एक ये भी होता है। तो फिर वहाँ पे 1.5 महीने किया, फिर बंद हो गई, फिर हम वापस आ गए, फिर मुंबई आ गए। अच्छा, जब ये लाइक वो कंपनी बंद हुई, हाँ, एकदम से वो 18,000 का नहीं, मुझे बिल्कुल, मुझे क्या था, अपन बम्बई गए थे एक्टर बनने, तो नौकरी तो हमें करनी ही नहीं थी, कि नौकरी तो नहीं करनी है, एक्टर बनने आ गए। जैसे फील नहीं आया कि वो नहीं बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड था कि बम्बई मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। अच्छा, हर काम में पॉजिटिविटी, बम्बई मुझे बुला रही है। जब मैं मेरा हो भी गया था तो मैं नहीं जा रहा था वहाँ पे, कि नहीं यार बम्बई यार, क्योंकि मैं 10-12 हज़ार अर्न करने लगा था उन 1.5 सालों में। मैं काम वाम करके, जूनियर आर्टिस्ट का डबिंग करके, राइटिंग करके मैं 10-12 हज़ार कमा रहा था। तो फिर मैंने कहा यार बम्बई यहीं रहते हैं, कहाँ बैंगलोर, क्योंकि वो आईटी सिटी है और बम्बई आर्टिस्टिक सिटी है, अपन आर्टिस्टिक लोग हैं, आईटी वाले तो है नहीं। तो फिर भी मैंने कहा चलो, एक वो मेरे दोस्त ने, उसको मेरे घर की चीज़ें पता थी, तो उसने थोड़ा पुश कर दिया कि यार आ जाओ यार, देख लो क्या है। और जाने का एक रीज़न ये भी था, कंपनी वालों ने फ्लाइट का टिकट दिया था कि आ जाओ मुंबई, और मैं आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा था, तो एक वो बहाना हो गया, चलो फ्लाइट की जर्नी करके आते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा बैंगलोर का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो जब वो बंद हो गया, मैंने कहा हाँ ठीक है, वहाँ पे डेली लोग केक कट रहे हैं, फेयरवेल होता था, तो लोगों को डर होता था अगला नंबर किसका। तो जब मुझे भी बुला के दिया गया, मेरा भी मैं रेडी था उसके लिए कि हाँ मेरा भी लग जाएगा, आराम से मैं मुंबई जाके अपना काम वाम शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहाँ पे फिर जब निकल गया तो मैं मुंबई आ गया। 2 महीने मैंने काम करके, टोटल मेरे पास 50,000 रुपये इकट्ठा हुए थे। फिर मैं कानपुर आ गया था दिवाली होली टाइम पर। फिर आ गया कोविड आया। कोविड में फिर मुंबई की हालत खराब, वापस जा नहीं सकते। ये एक ऐसा फेज है जिसपे मतलब काफी चर्चा की जा सकती है एक आर्टिस्ट के तौर पे, कि क्या वहाँ बैठते हैं। हाँ, डिस्कस किया था कि अभी झूले पे बैठना है। मुंबई थे, अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, दिवाली में आए, होली में, सॉरी होली में आए। हाँ, दिवाली में तो कहीं कोविड था। होली में आए और देन कोविड। हाँ, 2014 से लेके 20 तक इट वाज गोइंग गुड, ठीक जा रहा था। हाँ, ओके जा रहा था। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उछाला है, बट हाँ फिर भी 2014 से तो चेंजेस थे बहुत ज्यादा। हाँ, 20 के मार्च में कोविड लगा, लॉकडाउन आया, एंड उस टाइम तक ये वाली जॉब नहीं थी जो अभी कर रहे हो, शेयर चैट मौज में। वहां से जो वो न्यूज मिली है और एक आर्टिस्ट जो अंदर जिंदा है, वहां से वो फेज कैसा निकला, एंड देन उसी फेज में कानपुर वाला जो राघव का पेज था, जो जिसके नाम से लोग जान रहे हैं, जो काम देख रहे हैं, वो कैसे हुआ ग्रो। ओके, हाँ। एंड व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड कानपुर वाला राघव। 3 सवाल एक्चुअली मेरे। हाँ, ठीक है। एक एक करके, पहले की लाइक कोविड के बाद एक आर्टिस्ट जो अंदर था उसे कैसे संभाला, कैसे चीजों को बैलेंस करा, बिकॉज न्यूज तो थी बुरी। हाँ, कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट मैं बताऊँ, मैं भी उस टाइम था दिल्ली में, आई वाज आल्सो वर्किंग, बट काम नहीं मिलना, क्योंकि शूट बंद हो गए सारे, बहुत सारी दिक्कतें हुई, घर से दूर रह रहे हैं, रेंट भी देना है, खाना भी खाना है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी ऐसे ही। हाँ, तो मैं मतलब इस मामले में लकी था कि मैं कोविड से पहले कानपुर में ही आ गया था, और 22 मार्च को शायद वो लगा था जनता कर्फ्यू। 20 मार्च से मेरी ट्रेन थी, 22 मार्च को लगा था, 20 को मेरी ट्रेन थी, 19 को मैं प्रांजल, एक मेरा दोस्त है प्रांजल और रितिका, ये 2 मेरे दोस्त हैं, इन दोनों से मैं मिला, तो दोनों कहते हैं कि यार राघव मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अंदर से इनर फीलिंग आ रही है कि तुम मुंबई मत जाओ। मैंने कहा यार पागल हो क्या यार, यहाँ रह गए, दिवाली होली हो गई, 10 मार्च की होली थी, होली हो चुकी है, क्या वहाँ जाएंगे थोड़ी, और ये एक दिन का कोविड वोविड कहीं कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही हल्के में ले रहे थे, कहीं कुछ नहीं है, क्या बातें कर रहे तुमने, है ना, ऐसे ही वो। तो हमने कहा नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन फिर प्रांजल ने बोला, प्रांजल मुझे मिला, रितिका ने माना बोला, तो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ यार बोल तो रही ठीक है, बट मैं फिर भी रेडी था। मम्मी को मुझे अहमदाबाद लेके जाना था, मैं वहाँ से मुंबई जाना, अहमदाबाद में मेरे भैया रहते हैं। अच्छा। तो बट प्रांजल ने बोला यार राघव, ऐसे आइसक्रीम खा रहा था, वो मुझे छोड़ने आया था घर, कहता राघव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से इनर फीलिंग नहीं आ रही है कि तुम जाओ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते और रुक जाओ, टिकट मैं करवा दूंगा तुम्हारा, ये टिकट कैंसिल कराओ। तुमने कहा अच्छा। तो हमने मम्मी को आके बोल दिया, मम्मी ट्रेन कैंसिल हो गई, क्योंकि मम्मी मेरी फुल एकदम रेडी बैठी थी कि जाएंगे, कैसे भी हो जाएंगे।
मेरे से मम्मी एक्साइटेड थी जाने के लिए, और 2 दिन बाद जनता कर्फ्यू लग गया। जनता कर्फ्यू लगा तो अगले दिन से फिर लॉकडाउन। हमें लगा एक दिन क्या होगा कर्फ्यू खत्म, वो फिर जो लॉकडाउन चला है महीनों, फिर जो भड़बड़ कटी, आदमी भड़बड़ा गया फिर। तो उस टाइम पर एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 1-2 ऐप थे उस टाइम पर जिनमें मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर जुड़ चुका था। अच्छा, और मैं काम कर रहा कौन से ऐप? था, एक रिजल था और एक ट्रेल था। रिजल एंड ट्रेल। क्या काम एग्जैक्टली? मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं फनी कंटेंट बनाता था। तो उस टाइम पर टाइम बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि पूरे दिन कुछ करना नहीं है आपको, घर में रहना है, खाना है, पीना है, कुछ नहीं करना है। और तो बहुत ज़्यादा टाइम होता था। आपने देखा होगा मोस्टली जो बड़े बड़े जो टिकटॉक वायरल हुए, इंस्टा पर बड़े बड़े जो क्रिएटर्स आए, वो उसी टाइम पर निकले, क्योंकि उस समय खाली दिमाग था और लोगों ने अपने अपने क्रिएटिविटी यूज करी वहां पर। जो आदमी कभी खाना नहीं पकाता तो खाना पका के नई नई रेसिपीज दिखा रहा है। हर कोई अपना अपना एक्सप्लोर, टाइम बहुत है ना, टाइम बहुत है, बहुत ज्यादा। अब वो क्या करे, कितना गेम खेलेगा, घर के बाहर आप निकल नहीं सकते थे, पुलिस डंडा लेके खड़ी थी। तो उस टाइम पर मेरे जो अंदर के और भी जो थी, मेरे को शांत दिमाग से थोड़ा सा, क्योंकि जो मैं बहुत भागता रहता था, तो बैठ के जगह टाइम मिला मुझे बहुत सारी चीजें वो करने का। और मैंने भी वीडियोस कुछ क्रिएट किए उस टाइम पर। तो वो कंटेंट क्रिएशन करने से महीने के 4-5 हज़ार मेरे पास आ रहे थे, और कानपुर में 4-5 कानपुर में रह रहे थे, मेरे फादर की नौकरी चल रही थी उस टाइम तक। तो वो कि अरे बढ़िया यार, पैसे आ रहे हैं। एक दिन में 2 वीडियो बनाता था, फिर अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाता था। उसी टाइम पर एक वीडियो बनाया था मैंने विनोद, जो काफी हुआ था। हाँ, काफी वायरल हुआ था वो विनोद। अच्छा, मैं मतलब व्यूअर्स भी देखेंगे ना, तो मैं बोलूँ ये वो वाला नहीं विनोद है जो अभी हुआ है, पंचायत वाला नहीं है। हाँ, पंचायत वाला विनोद पहले आया था विनोद आया था। हाँ, विनोद 2020 में आई थिंक, 2020 में वही मई जून की बात है। उसके बाद दूसरा चीज उसमें ये टाइम हो गई थी, खाली टाइम तो बहुत बच रहा था। तो जो रोड साइड लोग थे वो सब लोग बड़ा उनके लिए कर रहे थे, तो हर कोई खाना बांट रहा था, पानी कोई नहीं बांट रहा था। तो अपन थोड़े से सोशल सर्विसेज टाइप के रहे भी हैं, थोड़ा लोगों की हेल्प करने में मजा आता है, क्योंकि मेरी भी लोगों ने बड़ी हेल्प करी है। तो एक भैया है प्रवीण भैया, उनके साथ मिलके, और मौमी गंगा किनारे वाली, उन तीनों के साथ मिलके हमने पानी बांटना शुरू किया। और जब पानी बंटने लगा, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा तो खाना भी बांटना लोगों ने कम कर दिया, तो हमने फिर खाना भी बढ़ा दिया, स्टार्ट करा। तो वहाँ पर 3 महीने में 1.5 लाख रुपए आए। अच्छा, ये मतलब ये पैसे लाइक कैसे आए? हाँ, तो डोनेशन था? डोनेशन था। कानपुर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और बहुत हेल्पिंग लोग हैं। मुझे लगता है कानपुर ने सबसे ज्यादा लोगों की हेल्प करी। तो हम एवरीडे 200 से 300 लोगों का खाना और पानी, क्या बात है, ये करते थे। तो मुझे लगता है गरीबों की दुआएं बहुत ज्यादा मिली थी उससे। तो मैं दिन भर कंटेंट, शाम को मैं 6 से 11-12 तक खाना पानी बांटना। अच्छा, ठीक। और अपन 11 से 1 के बीच में निकलते थे खाना लेके। दैट्स की अगर किसी को भूख रियली में लगी होगी उस टाइम तक, तो वो खाना हमसे ले लेगा। तो वो करता था, हम उसी में हम भी खाना खाते थे, उसी को ही खाना पहले हम लोग खुद खाते थे, फिर बांटते थे। जून फिर आया, तो जून में क्या हुआ कि टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, बहुत बहुत बड़ी समस्या। तो नहीं, हम कुछ नहीं, हम टिकटॉक पे तो थे ही नहीं, हम तो रिजल्ट पे थे, ट्रेल पे थे, इंडियन ऐप चल रहा था, हम उसको प्रमोट कर रहे थे। हाँ, थिएटर वाले हम अपने ये थे कि नहीं जाना है टिकटॉक पे। अभी लगता है कभी कभी चले आना चाहिए था, अच्छे खासे वायरल हो जाते, पैसे बढ़िया मिलते। फिर आया मौज। जब मौज लॉन्च हुआ तो जो मेरी पुरानी कंपनी थी, मैंने एक चीज वहां से सीखी, आपके जो पुराने कर्म होते हैं वो आगे बहुत फ्यूचर में काम आते हैं। तो जो मैंने वो मेहनत करी थी, तो उसके जो फाउंडर मेंबर थे पुरानी कंपनी के, उन्होंने वो चीज़ देखी थी शायद। तो जब मौज आ गया, 15-20 दिन हो गए तो उसको आए हुए, तो मौज ने वो मेरी पुरानी कंपनी को एक्वायर कर लिया। ओके। और जो ये मौज के बड़े स्टार्टिंग फेज की बात है? ये स्टार्टिंग फेज की बात है। जुलाई में मौज लॉन्च हुआ था, 1 जुलाई को लॉन्च हो गया था, और 30 जुलाई तक वो लोग एक्वायर कर लिए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए थे आगे बढ़ाने के लिए। बहुत एग्रेसिवली हायरिंग चल रही थी। तो मेरे पास उनके CEO का कॉल आता है, राघवेन नौकरी करोगे? और हाल मेरा उस टाइम पर यह था कि फादर साहब की नौकरी जुलाई में जा चुकी थी, हमारे पिताजी की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। पिताजी हमारे टेंशन में, और हम ऐसे पिताजी को चिल रखने के लिए हम बड़े चिल टाइप के हो चुके थे। तो हमने, पापा बैंगलोर में नौकरी लगने वाली है, परेशान ना हो, 3-4 महीने में बैंगलोर चले जाएंगे, ऐसे ही मैंने बोल दिया था। अच्छा, कुछ उस टाइम कुछ नहीं आया था? कुछ भी नहीं आया था, बस पापा थोड़ा सा ताकि टेंशन ना ले, और उनको हमारी बातें बड़ा भरोसा बहुत ज्यादा होता है। मैं झूठ बहुत बोलता हूँ हालांकि, तो उनको भरोसा बहुत ज्यादा होता है कि ऐसे ये कह रहा है तो हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही बोल दिया, और वो शायद माता जी बैठी थी, सरस्वती माता की, वो कॉल। और मैं, हाँ, जोमेटो डिलीवरी बॉय की तैयारी कर रहा था, बम्बई जा नहीं सकते थे, फैक्ट्री में मैं काम वापस करना नहीं चाहता था। तो अपन का क्या था कि जोमेटो वाला बाइक एक जुगाड़ते हैं, बढ़िया जो है 10-12 हज़ार तो मिल ही जाए। और उस टाइम पे आई थिंक लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी कर भी रहे थे, वो चल रहा था बहुत ज्यादा वो चीजें, या तो ओला चल रही थी या यही सब चल रहा था। तो फिर उनका कॉल आता है, राघवेन नौकरी करोगे? अच्छा, जब मैं वहाँ से छोड़ रहा था तो उन्होंने मेरे से कहा था कि तुम्हारा हम बहुत अच्छा काम देख नहीं पाए, बट तुम मेहनती हो, तो हमारा भविष्य में कुछ अच्छा होगा तो हम तुमको
अच्छा, अपने साथ उस टाइम पे बोल दिया था, हाँ 19 के टाइम पर बोला था उन्होंने। तो आफ्टर 9 मंथ फिर उनका वही कॉल आया कि नौकरी करोगे, तो हम एकदम फूट पड़े, हमने रे भैया बहुत जरूरत है तुम्हें नौकरी की, तो भैया मैं एकदम फट पड़ा एकदम से कोई। तो मुझे लगता है ये जो गरीबों को खाना पानी मैंने खिलाया था, ये उनकी दुआएं थी कि उन्होंने मुझसे सीवी मांगी, मैंने सीवी भेजी, नॉर्मल सी सीवी थी मेरी, जो कि हर रेडियो ने रिजेक्ट करी थी, नॉर्मल सी सीवी मेरी। मेरा इंटरव्यू हुआ 2.5 घंटे का इंटरव्यू, ऐसे जैसे हम और आप बात कर रहे हैं नॉर्मल ऐसी बातें हुई। मेरी कोई डिग्री की बात नहीं हुई, कितनी पढ़ाई करी, कितना क्या, थिएटर का एक्सपीरियंस पूछा, थिएटर में क्या किया, तुम्हारा थिएटर दिख रहा है इसमें। मैंने जो एक्सप्लोर करना चालू किया, ये किया वो किया, इधर गया उधर गया। अच्छा, इस स्टेट में गए थे तो यहाँ के लोगों की क्या खासियत थी, अच्छा यहाँ के लोग को टेस्ट कैसा था और कंटेंट किस तरीके का देखते थे, टियर 1 टियर 2 क्या होता है, दिल्ली की ऑडियंस को कैसा कंटेंट पसंद है, तुम्हारे कानपुर की ऑडियंस को कैसा पसंद है, कोई गांव वाला होगा। तो ये थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं वीडियोस खुद क्रिएट करता था तो मुझे चीजें पता थी कैसे, कहीं ना कहीं मालूम था कि किस टाइप के लोग क्या देखना पसंद करते हैं, टारगेट ऑडियंस के। वो उनको इतना लगा, बस कहते ठीक है। पूछी सैलरी कितनी लोगे, हमने 10,000। तो बोले 10,000, एचआर ने पूछा इतना कम क्यों, तो भाई अपन तो जोमेटो में 10,000 पे काम करने यार थे। मैंने कहा इसमें कुछ भी दे दो मुझे चलेगा, बट बोलती नहीं हम आपको अच्छा सा पैकेज देंगे, बढ़िया एकदम, घर पे बैठ के आपको आराम से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। और बस उसके 2 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई। 24 अगस्त 2020 को मैंने मौज ज्वाइन कर लिया। दिन याद रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, अरे अभी 2 साल पूरे हुए ना, 24 अगस्त 2020, और मैं गंगा किनारे बैठा हुआ था। मैं उस टाइम पे गंगा किनारे जाता था, वहीं पे मेरा फाइनल कॉल आया, राघवेंद्र जी आपकी नौकरी लग गई है। अरे हम घर पे पहुंचे, मिठाई लेके, हमने पापा जगाया, पापा को, हमने नौकरी लग गई। पापा एकदम बहुत बढ़िया, बेंगलोर जाना पड़ेगा। हमने नहीं अच्छा, पापा जो है आप तुमसे ज्यादा ग्रेट थिएटर एक्टर है आई थिंक, जिस प्रकार से अभी तुमने किया है, बयां किया है। हाँ, अरे अच्छा, मैं हमेशा सोचता था ये एक्टिंग वाला कीड़ा कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से तो आता है। तो हमने पता क्या चला मुझे गांव में कि पापा हमारे प्रॉक्सी नाटक सामने से नहीं करते थे। अच्छा, प्रॉक्सी करते थे, सामने जो किरदार है उसको पीछे से डायलॉग डिलीवरी देते थे। हम समझ गए कि अच्छा यहीं से ये एक्टर जो एक्टिंग का कीड़ा आया है। रामलीला में अक्सर होता है, राम का डायलॉग है, राम का डायलॉग नहीं, वो पूरा डायलॉग बोलते थे माइक से, सामने वाला लिपसिंग कर रहा है, वो पीछे से डायलॉग बोल रहे हैं, वो उनका चलता था। अच्छा ओके, तो ये एक्चुअली में टिकटॉक वहां से आया है, तो ये वो चल रहा था उस टाइम पर। तो उसके बाद जब मौज आ गया, तो मौज इतनी बढ़िया कंपनी, मैं तो हमेशा मतलब लोग मेरे से कहते हैं कि कोई कंपनी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, बट जैसे आप देखते ही हो कि बहुत अच्छा मैं ट्रैवल करता हूँ और इनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। 250 का जोमेटो क्रेडिट दे लिया था, सबसे बढ़िया पर्क वो है, लैपटॉप दिया हुआ है और हम कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो मैं घूमने बहुत लगा उसके बाद, क्योंकि मेरे पास अब पैसा आने लगा। पैसा जैसे आया, फिर मैंने पापा बोले थे कि मैं कहीं पकड़ लेता हूँ नौकरी, ये वो कर लेता हूँ। मैंने कहा आप चिल करो। एक मिडिल क्लास बॉय की लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट ये होता है ना, पापा आप आराम करो, मैं कमाने लगा हूँ। पैकेज मेरे को बढ़िया मिल गया जो मैंने सोचा भी नहीं था, और उसके बाद बस मैंने अब आराम करो, मंदिर मंदिर घूमो, बढ़िया नाती पोते खिलाइए आप। कहीं ना कहीं मतलब जितना सुना समझा और जानता हूँ पहले से, तो स्टोरीज पता है, कहीं ना कहीं घर में चीज़ों की जो दिक्कतें हो रही थी वो इस जॉब से सॉल्व हुई। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमारा वो घर भी छूट गया था जहाँ मैं रहता था, 25 साल जहाँ मैं रहा जीवन के। तो छूटा तो मुझे उतना कष्ट दुख नहीं था, क्योंकि आई हैव अ जॉब, मेरे पास नौकरी थी और मैंने कहा था आराम से घर से काम करूंगा, पैसे बढ़िया आ रहे हैं, घर मेरा चिल होके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज बैठ के पीछे लाइफ का देखते हो स्ट्रगल कभी? मैं हमेशा देखता हूँ। इन क्या सीखते हो उस स्ट्रगल से, कि मतलब कभी किस टाइप का बनना है वो स्ट्रगल देख के, किस टाइप का बनना है? फील ऐसा आता है इसी में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करा, ऐसा आता है फील कि सब कुछ पा लिया? नहीं, अभी नहीं, अल्टीमेट गोल नहीं मिला है अभी तो, अभी नहीं मिला। अभी नहीं, अल्टीमेट गोल तो जैसे एक थिएटर वाले का होता है ना कि एक्टर बनना है, हीरो नहीं बनना है, एक्टर अच्छा बनना काम है, करना है, अच्छा काम करना है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं, और पंकज त्रिपाठी जी हो गए, और राजकुमार राव हो गए, और जो नए वेब सीरीज के एक्टर्स आ रहे हैं अपने मुन्ना भैया, ठीक है, मुन्ना दिवेंदु भैया हो गए, और अली फजल हो गए, इस टाइप के लोग जो जैसे जामताड़ा वेब सीरीज आई, सारे नए एक्टर्स हैं, बट क्या ही गजब का काम दिखाया उन लोगों ने। कुछ उस टाइप का करना है कि लोग देख के, क्योंकि अब वो हीरोइज्म वाला जमाना चला गया, ठीक है, बॉलीवुड की क्या हालत है वो आपको ही पता है, सब दिखता है। तो वो है, नौकरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समय की ज़रूरत है, इसलिए भी, और इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सेम मिलता जुलता काम है, वही वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, आइडियाज़ देना, एग्जीक्यूशन, क्रिएटर के साथ बातचीत करना, ट्रैवलिंग करना। तो नौकरी अभी मेरे से हो पा रही है और मैं कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं, बट अल्टीमेट जो गोल है बीइंग एन एक्टर, तो वो अभी मेरा बाकी है। और स्ट्रगल देखता हूँ तो लगता है कि भगवान सब्र का फल, मतलब एक तो ना, अगर आप मेहनत करते हो, डेडिकेशन के साथ लगे हो,
तो 8 साल 10 साल लगते हैं, लेकिन Time तो जब लगता मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। टाइम लगता है। जैसे अभी जो नए लोग आए हैं तो उनको लगता है अरे मजा नहीं लाइव राघव की लाइव हो, तो राघव जैसे एकदम बेहतरीन सुंदर लड़कियां, बढ़िया घूम रहा है, बढ़िया मजे ले रहा है, ऑफिस बढ़िया ये वो। बट उसके पहले का उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, जो 2010 से मैं कह सकता हूँ 2010 से जो 2020 के बीच की चीज़ें थी, 10 साल का जो फेज रहा है कि 10 रुपए भी जेब में है तो मुझे बचाने हैं, उसको बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहा हूँ कि गिफ्ट लेना पड़ेगा, खा नहीं रहा हूँ चीज़ें। साइकिल से तो मैंने कितना पूरा कानपुर किराया बचाने के चक्कर में, पैसे ही नहीं तो कहाँ जाऊँगा, कल्याणपुर से रामा देवी और इधर नौबस्ता से शुक्ला उकला था, इतना मैं पूरा दिन भर इतनी ज़्यादा साइकिल चलाता था, एक दिन में इतने सारे काम करता था कि सुबह कॉलेज भी गया हूँ, उसके बाद पर्चे भी बांट लिए, फिर शाम को थिएटर भी जा रहा हूँ, रात को लैंडमार्क होटल वेटर भी बन गया। इस तरीके की चीज़ें मैं साइकिल से भाग भाग के चेहरा बिल्कुल ऐसा करिया पड़ चुका था, लोग मुझे कालिया कालिया करिया बुलाते थे, ए करिया, तो मैं भी उसको कहता था बढ़िया प्यार से बुला रहा है करिया। तो इसे इतना थिएटर ने इम्पैक्ट डाला है बहुत ज़्यादा, थिएटर ने बहुत ज़्यादा। सो आजकल के हैं लोग, लाइक ऐसे नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो थिएटर बहुत अच्छा बहुत लंबे टाइम तक करना चाहते हैं एंड दे वांट रियली कि थिएटर ग्रो करे, बट वहीं पे एक और ऐसा भी है तबका जो कहीं ना कहीं थिएटर से दूर भागता है और कहीं ना कहीं उसे शायद ये नहीं पता है कि वाई थिएटर इज नेसेसिटी फॉर योर लाइफ एक्चुअली। अगर आपको एक्टर बनना है नहीं बनना दैट इज अप टू यू, बट तो ये मैं पूछूंगा कि थिएटर रिकमेंड करोगे जो आजकल का यूथ है, इवन नॉट यूथ ऑल्सो, बड़े लोग भी जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, एंड कैसे थिएटर जो है वो लाइफ में एक पॉजिटिव, एक सूदिंग, या फिर मैं अगर उसको एक अच्छे शब्दों में बोलूँ तो मेडिटेटिव इम्पैक्ट डालता है। पंकज त्रिपाठी भैया ने एक बात कही थी दादा ने, उन्होंने कि पाठ्यक्रम में डाल देना चाहिए इसको, तो थिएटर एक ऐसा वो है 11-12 के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पहले वो मुझे बात समझ में नहीं आई थी, बट जब मैं खुद थिएटर करने लगा, खुद मैं चीज़ें देखने लगा, तो तब मुझे समझ में आया थिएटर एक लाइफ जीना सिखाती है। मतलब थिएटर इज़ नॉट लाइक, एक तो चीज़ है अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे शहर में, खास तौर से थिएटर को क्या माना गया, नौटंकी की नौटंकी होती है। जैसे मैं किसी बोलता हूँ, जब मैं बोलता था क्या करते थिएटर, कुत्ता बनते बिल्ली कि पेड़ बन, ये उनका वो होता था, पेड़ बन जाते हो, क्योंकि थिएटर के नाम पर उन्होंने रामलीला देखी है खाली। तो उनको था कि रामलीला में रावण बनोगे, राम बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, पेड़ बनोगे, युद्ध, ये सब चीजें होता था। एक्चुअल थिएटर जो कॉन्सेप्ट दिल्ली और बॉम्बे में डेवलप हुआ है वो यहाँ पे नहीं हो पाया है, और ना ही अभी ढंग से कोई इसको कन्वे कर पा रहा है। जैसे रिसेंटली कानपुर में थिएटर हुआ था, तो वहाँ पे दान पात्र रख दिया गया। कुछ पेरेंट्स आए थे तो उनके मन में यही जा रहा था कि नाटक करके ये भीख मांगी जाएगी क्या, लौंडा मेरा भीख मांगेगा, भीख के पैसे लेगा। तो ऑब्वियसली वो कहेगा स्टडी बेटा ऐसा पढ़ाई कर लो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। अभी तो क्या हो गया, अभी बहुत सारी चीज़ें, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो मौके अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब थोड़े से पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर, कि वो उसको डांस के लिए भेजते हैं, गाने के लिए भेज देते हैं, बट एक्टिंग के लिए अभी भी थोड़ा सा एक वो बना है कि एक्टर तो नहीं, एक्टिंग करके लाइफ चलेगी क्या। तो वो एक अवेयरनेस का थोड़ा लैक तो है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको 5 घंटे कोचिंग के लिए भेज सकते हो तो 1 घंटा थिएटर के लिए भी आप भेज सकते हो, और वो वहाँ पे मुझे लगता है रिफ्रेशिंग फील करेगा, वो अलग चीज़ें वहाँ पर करेगा। जैसे आपके भी थिएटर में कुछ टीचर्स आती हैं जो ऑलरेडी अच्छा गवर्नमेंट नौकरी लगी है, बट थिएटर करने आ रही है क्योंकि वो जो लाइफ में एक चीज़ मिसिंग थी कहीं ना कहीं उनके, वो उस चीज़ से पूरा कर रही हैं। थिएटर में आके मतलब जब हम चीज़ें सीखते, जैसे आप बहुत सारे सिखाते हो ओमकार करना, वॉइस मॉड्यूलेशन का, और तो वो एक मेडिटेशन की कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया है जो पूरी तरह से हमें हील करती है, और मैंने कहीं ना कहीं देखा है थिएटर में एक अच्छा इंसान बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों की चीज़ों को समझना, क्योंकि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को पढ़ते हो और डिफरेंट कैरेक्टर्स को करते हो, तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं उसके गुण आते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली तो थिएटर में पॉजिटिव कैरेक्टर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और अगर कोई विलन भी होता है तो उसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाके, तो वो ऑब्वियसली अपने आप ही मतलब बन जाता है। और थिएटर का एक माहौल ही इतना प्यारा होता है कि वो अपने आप एक अच्छा बंदा बन के निकलता है। हाँ, एक फील होता है और वो महसूस करता है, जैसे नेचर को महसूस करते हैं, तो वो एक्टिंग कर रहा होता है कैरेक्टर को महसूस करता है, डायलॉग्स को महसूस कर रहा होता है, सामने ऑडियंस बैठी है उसके रिएक्शन को महसूस कर रहा होता है, तो एक उसके अंदर ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब पैदा होती है कहीं ना कहीं, तो वो उसे बहुत इम्प्रूव करती है चीज़ों में। सो मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बहुत ज़्यादा डालता हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे था 2014 से 2018 तक और मैं अब का देखता हूँ तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया कहीं ना कहीं, और वो थिएटर ही लेकर आया है। तो एक अल्टीमेटली अगर मैं लाइफ को सम अप करूँ तो गांव और गांव का वो पीस, गांव की वो समझ, एक्चुअली वो महक, और उसके बाद
शहर में आके थिएटर करना और उससे अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना, ये दो चीजें जब मिली हैं तो शायद राघव। और इसमें एक चीज़ और है, ये अच्छे लोगों का बहुत योगदान रहा है। जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, जो मेरे रेडियो के लोग थे, मेरे थिएटर के लोग थे, उनका, और जो मेरे इंस्टा पर भी लोग थे जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने वाले थे कि वो बोलते थे कि यार राघव तू कर लेगा। वो झूठ बोलते थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया, बट उनका झूठ मुझे लगता था कि यार ये इसको मुझ पर इतना भरोसा हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, ऐसे कैसे। दोस्त अच्छे मिले? दोस्त बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले। दोस्त ज़्यादा हैं कि कम है? अब तो कम है, और जो है वो हाँ लिमिटेड है। वो कॉलेज टाइम के ही हैं, सफिशिएंट है। हाँ, बीच में बहुत भीड़ भी आई थी, ठीक है, बट वो जब मैं एंटरटेन नहीं कर पाया। वो देखो, अच्छे जो दोस्त होते हैं तो आप उनसे साल भर में एक बार ही बात करेंगे, वो कनेक्शन वैसे ही रहेगा, आप उनसे वैसे ही बातें करोगे। तो कॉलेज टाइम से मुझे दोस्त, टीचर्स बहुत अच्छे मिले, गाइड करने वाले। मैं इस मामले में लकी था कि मुझे गाइडेंस मिली। एवं जो मेरा पहला प्यार था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, उसने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मुझे चेंज किया खुद को, मेरे कपड़ों पर काम किया, मेरी लैंग्वेज पे काम किया, मेरे ऊपर काम। उसने बहुत पैसे भी खर्च किए मेरे ऊपर, और मुंबई जाने में बहुत हेल्प करी उसने मेरी। तो अब तो खैर मेरी शादी आदि हो गई उसकी, हटाओ। बट हाँ, उसके लिए हमेशा मन में इज्जत रहेगी। दोस्त जो मेरे सीनियर्स थे, वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। जब मेरा बर्थडे आता था, मैं बाहर जा रहा होता तो पैसे दिया करते थे, कपड़े मेरे लिए लिया करते थे। तो मुझे ना हमेशा ऐसा फील नहीं होता था, बेचारगी वाला एहसास नहीं होता था कि मेरे में कुछ कमी है या मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। क्योंकि दोस्त जब होते हैं अच्छे, सपोर्ट बहुत ज्यादा किया, और अभी भी करते हैं। कि गाँव, अब एक चीज और जुड़ गई, गाँव, थिएटर, दोस्त, और साथ में अच्छे काम उनके साथ मिलके करना कहीं ना कहीं। और एक जो चीज है कि मतलब आई थिंक ये चारों चीजें मिलके वो चीज निकलती है, दैट इज हार्ड वर्क। बिकॉज व्हेन यू डू थिएटर, कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क आ जाता है। हाँ। नहीं भी है तो भी आ जाएगा, क्योंकि टीम कर रही है, फिर आपको फील होगा अरे यार मैं नहीं कर रहा हूँ, टीम कर रही, तो फील होगा कि बड़े अकेले से लग रहे हैं। तो थोड़ा लगना ही, वो आप वो हल्का सा लग ही जाओगे आप, फिर वो उसमें आपको अंदर से ही आ जाएगा कि अरे यार ज्यादा हो रहा है, चलो कर दे, थोड़ा सा कर देते हैं, फिर वो करते करते हो जाता है। अभी मैंने एक चीज पूछी कि अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है लाइफ में, अभी पाना है, बट स्टिल हैप्पी हो? बहुत ज़्यादा हैप्पी इसलिए हूँ कि मेरी फैमिली बहुत खुश है। मतलब मैंने अपनी फैमिली को हमेशा बड़े दुखों में देखा है, कष्टों में, क्योंकि वही फादर साहब की छोटी सी नौकरी थी, तो वो हमेशा, वो कभी कभी 24 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लिया करते थे, तो उनकी आंखें लाल हो जाती थी एकदम। पापा हमारे बड़े चिड़चिड़े टाइप के मतलब हो गए थे, वो मुझे, मैं उसको बताता हूँ बाद में क्यों। तो मुझे लगता था क्या यार हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, जब देखो तब जो है दूसरे गुस्सा कहीं उतार दिया ये वो। तो मुझे पसंद कम थे मेरे पापा, मैं उनसे बहुत कम बात, मैं पीटा बहुत जाता था। थिएटर करते हो क्या मिलता है, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, मैं बहुत मारा जाता था, बहुत पकड़ पकड़ के बाल ऐसे नोच के मारा गया हूँ। तभी बाल खड़े हुए शायद ये सकता है। तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता था। तो मैं जब उनको देखता था, तो एक बार क्या, पापा के मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ, तो उनकी जगह मुझे 1 महीने नाइट शिफ्ट की पापा की ड्यूटी होती थी, मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम करने का वो मिला कि भाई मुझे करना पड़ेगा, बैठ तो सकते नहीं थे। उस 1 महीने में जब मैंने काम किया कि रात में मैं 11 बजे एकदम से आँख लगी, भट भट भट, चौकीदार दरवाजा खोलो। अरे इसकी बहन का भाई, कौन आया? दरवाजा खोला, हाँ, गाड़ी आई, बंद किया, फिर एकदम से 1 बजे, फिर मतलब हल्की सी नींद लगी, ट्रक आ रहे हैं, गाड़ी आ रही, लोग आ रहे हैं, तो रात भर दरवाजा खोलना जगना सोना, खोलना जगना सोना। तो 15 दिन में मेरी ये हालत हो गई थी, मेरे से कोई हल्का सा भी ऊंची आवाज में बोल देता था कि मैं एकदम पागल हो गया, मैं चिड़चिड़ा हो गया था। तो मेरे मन में चीज़ यह कि मेरी 15 दिन में यार ये हालत है, और ये बंदा 20 साल से यही काम कर रहा है, इसकी क्या हालत है कि, तो ये तो मुझे एग्जैक्ट समय फील हुआ कि हाँ वो रीजन हमें कई बार हमें हाँ। तो एक चीज मैंने और सीख ली कि अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ा है, तो उसके पीछे की चीजों को भी जानने की कोशिश करो कि क्या है एग्जैक्टली। उसे जज मत करो तुरंत कि यार ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, वो वैसा। आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम थिएटर कि हम उसमें क्या करते हैं, हम जो हमारा रोल होता है, हाँ, उसके कैरेक्टर के बारे में हम स्टोरी जानते हैं कि क्या। जैसे आपने मुझे कई बार कैरेक्टर रीड करने के लिए बोला कि ये अगर है तो तुम्हारे और उसमें सिमिलैरिटीज क्या है, उसके साथ चीजें कैसी रही होंगी, पास्ट में क्या रहा होगा, एजुकेशन क्या रही होगी, लिविंग स्टैंडर्ड क्या रहा होगा। तो जब मैंने वो किया तब मुझे उस चीज़ का पता चला। तो मेरे कुछ दोस्त भी थे, तो वो जब आते थे मेरे घर पे देख, मेरा घर बहुत छोटा सा था, मतलब 10 बाई 10 का भी नहीं था, 10 बाई 8 का था। उसी में हम 5-6 लोग रहते थे। भैया हमारे बीच वाले पहले निकल गए थे तो पढ़ाई के लिए बाहर। तो मैं पापा को जब देखता था तो उनकी आंखें लाल, एकदम चिड़चिड़े से हो गए थे। तो मुझे लगता था यार हमेशा कब तक ऐसे करते रहेंगे। और मेरे पापा के मोतियाबिंद का 2 बार ऑपरेशन हुआ है, तो उनको दिखता भी कम था। तो हमसे जब भी घर पे आके एकदम से ऐसे मम्मी से कहते थे हो नहीं पा रहा हमसे, दिखता नहीं है, रात में दिक्कत होती है, उलझन होती है।
दूसरा मुझे बहुत खराब लगता था कि जब आप बहुत छोटे तबके से होते तो हर आदमी आपको दबाता है, वो आदमी आपको आदमी की तरह नहीं समझता है। तो वो मेरे पापा से अच्छे से बात नहीं करते थे, बहुत सारे लोग एकदम कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते थे, तो मेरे यहाँ पे लगती थी। एज एन आर्टिस्ट तो मैं फील कर ही लेता था ना कि है, तो मेरे को था कि इनको ऐसा एकदम ऐसा प्राउड लाइफ देनी है, आग लगा देनी है भाई, मन में वो आता था और मैं वो सोचता था थॉट। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाते हो। किसी ने मुझसे ये बात कही थी, मैनिफेस्टेशन। एक्चुअली अभी एक आपने वो बात बोली ना कि मैंने पापा को बोल दिया कि हाँ, जॉब लग चुकी है। एक्चुअली में वो हो गया बिकॉज अंदर से वो एक दृढ़ निश्चय था ना कि ऐसा हो जाएगा हाँ, या फिर मैं कर लूंगा। पॉजिटिव वे में मैंने बोल दिया था जाके। तो वो चीज़ अंदर से आती थी कि यार इनको एक हैप्पी लाइफ देनी है, ये कब तक ऐसे करते रहेंगे, इनको नौकरी नहीं करने देना है, मुझे कुछ बढ़िया करना है। और मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उस मैनिफेस्टो करके, जो आप बता रहे हो, सोच के, मैनिफेस्टेशन इंग्लिश का थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है, वो मैंने करके पाई। मतलब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बुक है, वो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो वो एक्चुअल में काम करती है। तो मैं उस टाइम वही सोचता रहता था कैसे होगा, क्या होगा। और मैं बता दूं, मैं बहुत एवरेज हूँ। मैं अगर हर आदमी अपने प्रति ईमानदार अगर होता है तो मैं बहुत एवरेज आर्टिस्ट हूँ। मैं कोई बहुत अतरंगी काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोई कुछ वैसा नहीं कर रहा हूँ अनोखा काम, बट फिर भी लोग प्यार करते हैं। शायद पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, आजकल लोग काम नहीं करना चाहते हैं। अभी जो बोला कि मैं कोई डिफरेंट काम नहीं कर रहा, बट द मेन पॉइंट इज एटलीस्ट यू आर डूइंग, कुछ कर रहे हो। लोग करना नहीं चाहते। हाँ, ये भी शायद लोग है ना आसपास, वैसे दिक्कत यही है हमारे साथ कि लोग है उस तरीके काम। तो मुझे देख के ये कर रहा है, मैं अब यहाँ तक हम आ गए तो यहाँ पे रह के हम अगर रुक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो करना आज दिया है फैमिली को, तो वो हाँ, तो उसके बाद जब वो चीज़ हुई, जब मैंने उनको जब देखा कि इतनी प्रॉब्लम है, तो अंदर से हमेशा कोफ्त होती थी, आंखें लाल देख के उनकी। क्योंकि मैं कई बार मज़े भी कर रहा होता था दोस्तों के साथ में, दोस्त मेरे बहुत पैसे वाले थे, तो अंदर से आता था कि यार ऐसे कब तक चलेगा। मैं 25 साल का हो चुका था, ग्रेजुएशन मेरा 2018 पोस्ट ग्रेजुएशन 2018 में ख़त्म हो चुका था। तो मैं मुंबई भी, जब पापा को मेरे से बहुत प्यार है, वो बताते नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। हालांकि ऐसा कहते बड़े लोग ज़्यादा करते हैं, बट मुझे पता है मेरे से करते हैं, क्योंकि मैं एक दिन भी दूर होता हूँ तो उनकी हालत ख़राब होने लगती है कि अरे कहाँ है लड़का हमारा, कैसे होगा, क्या होगा। मुंबई में मैं रहता था जब, तो पूछते खाना खा लिया, हाँ अरे एकदम पापा चका चक, ये खा के आ रहा हूँ। अभी मैं ट्रेन में हूँ, लोकल ट्रेन में पहुँच रहा हूँ रात को 12 बजे घर, पता है खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, कि मैगी बना के खा के सोऊंगा, बट हम उनको बताते थे, ऐसे ही बोल, हम बच्चे ऐसे ही करते जो बाहर रहते हैं, झूठ बोलते थे। तो जब ये नौकरी लग गई, पैसे आने लगे, मैं हर महीने पापा को अच्छा खासा अमाउंट देने लगा, ये लो मेरा कुछ मेरे अकाउंट में जाने लगा, कुछ अपनी बहन को भेजने लगा, कुछ अपने दोस्तों के लिए करने लगा, गिफ्ट लेने लगा, चीज़ें करने लगा, ट्रैवल करने लगा। तो वो जो संतुष्टि है, खुशी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखते हैं थोड़ा सा टहल के, चलो पेड़ आम देखें लगे हैं क्या पेड़। मैंने अपने उसमें भी बहुत पहले लिख लिया था मैंने, जब मैं ट्रैवलिंग नहीं भी करता था, जो मेरा इंस्टा का वो है बायो बोलते हैं बायो जो भी बोलते हैं कि जोकर घुमक्कड़ी मानुस कड़क कनपुरिया लौंडा कलाकार। तब ये मैंने एज्यूम किया था, सोचा था, और अब वो चीज़ें पैर चल रही हैं। ट्रैवल करने का एक तो सबसे बड़ा फायदा, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो नहीं भी हो, खास करके ट्रेन में अगर मैं बताऊं तो लोगों का मिलना, डिफरेंट स्टेशंस आते हैं, अलग अलग स्टेशन से अलग अलग लोग चढ़ते हैं और अलग अलग बोगी में चढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेन की हर बोगी का भी माहौल अलग है। हाँ, एक एसी का माहौल अलग है, स्लीपर का अलग है, जनरल का अलग है। मजा लेकिन जनरल और स्लीपर में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे उस टाइप के लोग चढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा गाँव से जुड़े हुए हैं, जमीनी लोग होते हैं, जो हाँ जमीनी लोग जुड़ते हैं। तो जैसे मान लेते कोई है लड़का या कोई भी व्यक्ति है जिसे अपने आसपास का जानना है कल्चर, तो आई थिंक निकल जाओ ट्रेन में, हाँ सफर करो, एटलीस्ट
थोड़ा थोड़ा एक माहौल तो समझ में आ जाए कि वो कल्चर एक्चुअली है क्या। कई बार वो ऐसे अतरंगी कहानियां बता देते हैं, भैया वो डैम है, डैम के पीछे की कहानी जो हमें नहीं पता है, अनसंग कहानियां होती हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ जिस जगह पर, वहाँ की कहानी कि वहाँ पे बहुत मशहूर बदमाश टाइप का व्यक्ति था, लेकिन अच्छा इंसान भी था वो। तो जब मैं वहाँ घर ले रहा था तो वहाँ के लोकल लोगों से मैंने बात करी कि कैसा क्या है, तो बोलते कि जगह तो ठीक है, बाहर के लोग कह रहे थे बदमाश वाली जगह है ये, यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अलग अलग कहानियां, अलग अलग एक ही चीज़ को, हाँ। बट फिर मैंने लिया तो मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली लोकल लोगों से पता चला कि वो मदद बहुत करता था और इस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे। तो वो चीज़ें जब पता चलती थोड़ा अच्छा भी लगता है, हमारी नॉलेज बढ़ती कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके कि हाँ। आवाज़ चिड़ियों की, हाँ, ये यहीं पे सुनने को मिलता है। मुझे बिल्कुल फील आ रहा है मैं अपने गांव में आके बैठा हूँ। मेरे गांव में आम का बगीचा ही सही है, पड़ोसी होगा, हमारा तो नहीं है। ठीक है, तो बैठ जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, एकदम पकड़े। एक बार करना है, लगे कैमरे नहीं, कोई कन्फेस, कोई नहीं, कोई कन्फेस नहीं। वो खुद ही कहते तोड़ के खाओ यार, क्या इतने लगे हैं, क्या होगा। गाँव वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, जमीन के मामले में नहीं होता है। लड़ाई सबसे ज्यादा जमीन के लिए होती है। खैर, हमारे साथ अच्छी चीज़ है, हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो हमें उसका मोह भी नहीं है। कि गांव में नहीं, गांव में ज़मीन नहीं है। गांव में हमारी गांव में ज़्यादा बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। और वही है कि खेती किसानी कभी देखी जाएगी, करी जाएगी तो करी जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत वैसा कुछ है भी नहीं। तो सफ़र का मज़ा है या फिर जगह जहाँ पहुँचना है उसका मज़ा है? सफ़र का मज़ा है। नहीं, चलो ये तो आगे समझ में कि सफ़र का क्यों मज़ा है, जगह का क्यों नहीं मज़ा है। जगह पे पहुँच के जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मुझे यही चीज़ दिख रही है। हाँ, सफ़र के रास्ते में चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। जैसे आपने कहा, स्टेशन अलग, लोग अलग, खाना अलग, लोकेशन अलग, नदियाँ पड़ती हैं, ब्रिज पड़ते हैं, नेचुरल बहुत सारे पेड़ आते हैं, सुरंग से होकर ट्रेन गुजरती है, तो उसके मज़े अलग है। तो जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो आर्टिस्ट है नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको लाइफ का प्रोसेस जीना चाहिए या फिर उसे अपनी वो मंजिल जीनी चाहिए? लाइफ का प्रोसेस, मंजिल आते आते पता नहीं बचो ना बचो। बहुत से लोग तो ये हो रहा है ना कि जैसे मैं कल ऑटो में बैठा था तो बोलता है कि भाई मैं ना 10 साल आगे का सोच के काम करता हूँ। मैंने कहा, मैंने प्रेमचंद की कविता, एक कहानी पढ़ा था, तो उसमें यही था कि एक व्यक्ति घर से निकला एंड ट्रक ने रौंद दिया। एक व्यक्ति घर से निकला, उसको डंडे से मारा, मतलब हल्का डंडा पड़ा, वो मर गया वो। तो जीवन पानी के बुलबुले, जैसा हम कोविड में देख ही चुके हैं। सुबह किसी का फोन आता है, भैया इनके लिए सिलेंडर का इंतजाम करा दो, शाम को भैया रहने दो, वो नहीं रहे। तो पके आम की तरह आदमी टपक रहा था उस टाइम पर। अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे लास्ट मंथ मेरी बस पलटी, मेरी 3 बार ऑटो पलटी, 2 बार बस पलटी, मैं स्टिल सेफ हूँ। तो लाइफ का हमें पता ही नहीं है कहाँ पे कब क्या होने वाला है, तो हम 10 साल की कल्पना कैसे कर सकते हैं। हम जीते ऐसे कि हम जैसे अमर होकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो मंजिल हमने सोच रखी वहाँ तक पता चला पहुँच ही ना पाए। अब जैसे हम इस चीज़ का मजा ले रहे हैं और हमको सुना नहीं, अगर हमको होता मन में कि हमें एक्टर बनना है, हमें नौकरी नहीं करनी, तो जितनी चीज़ें हमने इन 2 सालों में करी हैं, इतना ट्रैवल किया, इतने मज़े किए, घर वालों को मैंने आराम दिलवाया, मन में यह था कि अपने सपनों के लिए हम अपने माँ बाप को कब तक परेशान करेंगे। अब ये करते हुए अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये मेरा सफ़र ही तो है, जब अपने सपनों की तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आदमी को सफ़र का मज़ा लेना चाहिए, मंजिल का तो वो आती रहेगी, वो होती रहेगी, वो आती रहेगी, क्योंकि उसको भी नहीं, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है वो कब तक है यहाँ पे। हम आपसे भी बात कर रहे हैं, शाम को पता चले। हाँ, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल। मैं इस चीज़ के लिए बहुत रेडी हो चुका हूँ, खुद को बहुत रेडी कर लिया है। तो मैं इसलिए होता ना, लिव एवरी मोमेंट। लोग मेरे से कहते भी है कि भाई तुम हमेशा ऐसे कैसे दांत चियार के कैसे रह लेते हो, जैसे कि आखिरी हो, कैसे तुम एकदम एनर्जेटिक रह लेते हो, कैसे एकदम वो रह लेते हो। तो वो मुझे पता चल गया है कि हमें पता है कल का दिन कैसा होने, मुझे नहीं पता होगा भी कि नहीं होगा। तो जो है आज ही है, मस्त रहो, मज़े में रहो, लोगों को जितना हो सकता है पॉजिटिव रखो, खुशियाँ दे दो जितनी अपनी तरफ से जितना हो सकता है। एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल रखो ही नहीं कि हमें भी कुछ मिलेगा। तो ट्रैवल में बोला, अभी मैं ईशा फाउंडेशन गया। हाँ, ईशा फाउंडेशन के तारे भाई साहब, सदगुरु जी को तो कौन नहीं जानता है, बट हो के आए हो। हाँ, 3 दिन गए थे, क्योंकि हमने पहले भी बात करी। 2 सवाल हैं कि वहाँ पे जाके, ये बात हर कोई जानता है कि एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती, इट टेक्स टाइम हमेशा। हाँ, बट वो 3 दिन का जो इम्पैक्ट है वो क्या आज तक है बना हुआ, कि अभी हाल में गए हो, और क्या वो आगे रहेगा बना? दूसरा सवाल ये है कि
क्यों वो किसी को करना चाहिए, इवन क्यों मेडिटेशन भी करना चाहिए? ठीक है, तो बात यह है कि लाइक जो मैं गया ईशा फाउंडेशन जाने का, तो उसके पहले से मेरा एक मोटिव रहा है, मुझे जो चीज़ें समझ में आ गई थी लाइफ की, पीस ऑफ माइंड ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाकी दूसरी चीज़ों से। किस एज में आया था समझ में तो ये हमें आ गया था 22-23 साल, जब मैं मुंबई निकला था। वहाँ पे जब भीड़ भाड़ देखी, भड़बड़ देखी, बहुत, मुंबई में तो बहुत भीड़ है, आप भी जैसे रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैंने वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता था, मैं लोगों को देखता था लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ और समझी, बड़े शहर का अकेलापन लोगों को खा जाता है। अब अकेलापन क्यों खा जाता है लोग वहाँ पे? क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास बहुत पैसा हो, अगर आप मेंटली अनफिट है तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सही से उसको यूज़ ही नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप मेंटली उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहे हो, मेंटली आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो उस टैलेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और अगर आपके माइंड में टेंशन चल रही है, आपका माइंड शांत नहीं है, तो आसपास की चीज़ों को आप वो नहीं कर सकते हो। तो इसका एक रीज़न मुझे लगता है, शायद मैंने भगवद गीता बहुत जल्दी पढ़ी थी। ठीक है, भगवद गीता मेरे घर में रखी थी, तो मैंने 2-3 बार, क्योंकि मैं आर्टिस्ट की लाइफ में हर 2-3 महीने में मोमेंट आता है जब आप डिप्रेस्ड होते हो। एक आता है ऐसा पॉइंट कि यार सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैं कर रहा हूँ ये होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अनसर्टेनिटी होती है। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बिजनेस हो गया, एक आर्टिस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है कि कल को कुछ होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज़ें जब होती रहती थी, तो मैंने बीच में संदीप माहेश्वरी के बहुत सारे वीडियोस देखे। अच्छा, आसान है? हाँ, मैं बहुत, हाँ, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैं उनसे मिलकर उनको थैंक यू भी कहूँगा इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने 2-3 जगह बोला था भगवद गीता पढ़नी चाहिए। फिर बहुत से मैंने ओशो को भी बीच में बहुत पढ़ा। लोग कहते पागल है, ओशो को अभी भी लोग कहते हैं कोई पढ़ लो पागल है। तो उन्होंने भगवद गीता का उल्लेख किया, बड़े मैंने कहा भगवद गीता का उल्लेख हो रहा है यार। अच्छा, कृष्ण हमारे आराध्य देव, ये मुझे पहले से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती थी। तो मैंने भगवद गीता जब पढ़नी स्टार्ट करी, तो 2-3 बार मैंने पढ़ डाली। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई वहाँ से। वो है ही पूरा अपने आप में एक लाइफ मंत्र है भगवद गीता पूरी तरह से। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योग, मंत्रा, ध्यान। मैं पहले बहुत योग करता था, बहुत ज़्यादा योग करता था। योग मेरा कैसे छूटा, एक बार मैं योग कर रहा था, मेरा शरीर मुझे कुछ भारी सा लगा और मेरे माता जी आ गई। माता जी, वो चेचक कहते हैं ना उसको, तो वही मेरे 16-17 साल की उम्र में आई थी। तो उसके वो 15-20 दिन तक रहे, उसके बाद मेरा योग छूट गया। मैं फिर दोबारा कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। तो सुबह 6 बजे उठ के 1 घंटे की पूजा होती थी। मैंने आपको बताया वो पहले, वो कि मैंने गुरुजी से दीक्षा ली थी। अब मैं पूजा करता था, बिना पूजा के मैं मुंह में अन्न तक नहीं डालता था, जल तक नहीं डालता था। तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में आ चुका था भाई। और जैसे मेरे भाई म्यूजिक सीखते थे, तो जब म्यूजिक के तरंग निकलती थी, तो वो जो राग जो होते थे वो कान में पड़ते थे हारमोनियम के, तो वो एक देते यार कुछ तो अच्छा चल रहा है, कुछ तो सही है, कुछ तो बढ़िया है। दूसरा, मैं शैतान बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मुझे हमेशा एक अच्छा बच्चा बनने की वो रहती थी, मुझे अच्छा बनना है, तो मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे बुरे काम नहीं करने। तो एक वो अच्छे की तरफ प्रेरित, तो दिमाग थोड़ा सा उससे भी वो होता रहता था। बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टेंशनें आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो वो मेडिटेशन वहीं से गीता पढ़ने के बाद से ही थोड़ा थोड़ा आने लगा कि यार कुछ तो ध्यान करना चाहिए। एग्जैक्टली ध्यान क्या है ये कोई बताने वाला ढंग का कोई नहीं होता था। तो ऐसे ही बैठ गए। अब ऐसे थोड़ी बैठ के हो जाता कि कोई कहता था सांस पे वो करो, कोई कहता था यहाँ पे फोकस करो, ओम बोलो, ये करो। जितने लोग होते हैं उतने लोग तो करते रहते थे। तो उसके बाद फिर इस्कॉन मेरा थोड़ा इस्कॉन बहुत सारे हो गए थे। इस्कॉन मंदिर मैंने जाना शुरू किया, वहाँ बैठते थोड़ा पीस, ये मंदिर ऐसी प्लेसेस होती है पीस मिलता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाइब रहती है। फिर क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ की तरफ कदम बढ़ाते हो तो लोग अपने आप मिलने लगते हैं और आप आगे बढ़ने लगते हो चीज़ों में। तो मुझसे भी कुछ लोग ऐसे ही टकराए जो विपश्यना, रेकी, ये मुझे टर्म्स नहीं पता थे ये क्या होते हैं। उन्होंने मुझे इसके बारे में, जब मैं, क्योंकि रेडियो में जब नौकरी नहीं लग रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान था, तो एक और रेडियो जॉकी मिली, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि तुम क्यों परेशान हो। शायद उन्होंने रेकी करी थी, या जो रेकी या विपश्यना कर लेता है बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेता है। लाइक एक थोड़ी चीज़ें समझ में, हाँ, माइंड रीड कर सकता है, ओपन हो जाता है, तो दूसरों की चीज़ों को समझना। तो उन्होंने मुझे सही बोला कि तुम ना रेकी कर लो एक बार। हालांकि मैंने रेकी करी नहीं, बट उन्होंने कुछ टर्म्स मुझे बताया कैसे क्या होता है, तो मैंने उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। तो वहाँ से वो मेडिटेशन एक लाइफ में आया कि एग्जैक्टली मेडिटेशन, विपश्यना का जो एक मंत्र है ओम, वो कल आप कर रहे थे, नम्य हो रहेंगे, उन्होंने वो मंत्र मुझे बताया था। तो कुछ दिन मैंने उसको किया, कुछ दिन कुछ किया था। मन मेरा बड़ा चंचल है, बड़ा भागता रहता, तो कुछ दिन किया, कुछ दिन छोड़ा, हाँ। फिर धीरे धीरे जब नौकरी, फिर वो ऐसे ही चलता रहा। मुंबई जाके थोड़ा और पीस ऑफ माइंड को लेके मेरे को हुआ कि नहीं यार,
चाहिए। तो मैं समुद्र किनारे बैठा हूँ, बस समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है, समुद्र की लहरों को देखते रहना, कोई थॉट नहीं आ रहा है मन में, आप लहरों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई थिंक मेडिटेशन है कि एक टाइम पे आप कितना एकाग्र हो इस चीज़ को लेके। हाँ, आप कितना साध पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो चीज़ों को, 10 जगह चीज़ें दिमाग नहीं भाग रहा है। फिर ईशा, तो उसके बाद करते करते फिर हाँ, फिर एक लोग और मिले, ट्रेन में ही मिले थे, जिन्होंने मुझे ईशा के फाउंडेशन के बारे में बताया था, कुछ तो ऐसा ऐसा है। तो मैंने जग्गी वासुदेव जी को, उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाया, तो ये इंग्लिश में बोल रहे थे और हम हिंदी वाले, हिंदी मीडियम, तो मुझे एकदम ऊपर से ऐसे निकल गया, नहीं कहा। तो बट फिर क्या हुआ कि एक दो बार मैंने ऐसा सर्च कर लिया था, तो गूगल की गंदी आदत है, आप कुछ सर्च कर लो, वो 10 बार आपको वो चीज़ दिखा देगा। अभी ऐसे हम बात कर रहे हैं कि हमें यार फ़ोन लेना, आईफोन, वो हमें 10 आईफोन के ऐड दिखा देगा। तो वो टर्म्स हो गया, तो मुझे सदगुरु जी के वीडियोस बहुत ज़्यादा दिखने लगे। जब मैंने एकदम थोड़ा होता ना एकाग्र शब्द का, थोड़ा देखे, बहुत ज़्यादा आ रहा, देखे तो क्या है, कुछ चीज़ों को जब मैंने सुना, वर्ड उसमें टेक्स्ट लिख कर आ रहा था, तो मैंने बड़ा विजडम सा फील हुआ, बड़ा प्यारा सा फील आया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उन्होंने वो आदि योगी वाला स्टैचू जो देखा, तो कैलाश खेर का गाना आया था आदि योगी, वो जब मैंने सुना, वो मैंने प्लेस देखी, वो मैंने आदि योगी देखा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या जगह है, ये कहाँ है, ये तो जन्नत है ये जगह। वो उतने सौम्य में जो मूर्ति आदि योगी जी की एकदम वैसे बनी हुई है। तो मेरे को ईशा फाउंडेशन का वो नहीं था, आदि योगी मुझे जाना है, मुझे इस जो बना हुआ है ये, इसके सामने मुझे एक बढ़िया सी फोटो, योग करना, ध्यान करना है, मुझे वो चीज़ें करनी, मुझे उधर जाना है। मुझे ये नहीं पता था कहाँ है, मोटे फोटो का था ट्रैवलर, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग भी है ना, हम तो थोड़ा शो ऑफ दिखता है कि लड़का अच्छा वहाँ हो के आ गया। और मैं लोगों की जब फोटो देखता था, बड़ा वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो फैसिनेटिंग होता था कि यार क्या गजब, यहाँ पे फोटो खींच के आ गए इसकी। तो मैंने पता किया, तो पता चला कि भाई कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में ना भाई, तमिलनाडु बहुत दूर हो गया। तो एक दोस्त की जॉब लग गई थी, वो कहता था आ जाओ। जब मैं ट्रेन देखता था 52 घंटे दिखाता, तो मेरी वहीं फट जाती थी, बहुत दूर। तो रिसेंटली 1 महीने पहले मेरे ऑफिस के ही लोगों ने ऊटी का प्लान बनाया कि ऊटी चलेंगे। मैंने देखा ऊटी से 100 किलोमीटर की दूरी है और सारे मेरे दोस्त कोयम्बटूर उतर रहे हैं। तो हमने कहा ऊटी जाने से पहले यार ईशा फाउंडेशन का पता करते हैं। तो जिन्होंने मुझे ट्रेन में, हाँ आसपास ही, वहाँ से कोयम्बटूर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा चलते हैं। तो मेडिटेशन की बात करी है, सब बात करी है, तो ईशा हुआ, एंड ईशा क्यों डिफरेंट है, इवन क्यों लोगों को इस साइड में जाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ बड़ी हेक्टिक है। किसी की ऐसी नहीं कि बड़ी सिंपल जी रहा है, कोई कॉरपोरेट में है, तो कोई आर्टिस्ट है, तो कोई अपना गांव में काम कर रहा है, खेती कर रहा है। एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं हर फील्ड में सैचुरेशन आ जाता है। सो व्हाई मेडिटेशन, उसमें ईशा ने कैसे आपको हेल्प करी, एंड कैसे उस चीज़ को आप कंटिन्यू करोगे आगे तक? तो ईशा का मैं बता दूँ, ईशा जाने का मैं अभी रिसेंटली जैसे होकर आया, तो प्लान ऐसा कुछ था नहीं ईशा का। बट मैं क्योंकि मेडिटेशन कर रहा था और सदगुरु जी को भी मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया था, और जो आसपास के लोग थे, कुछ लोग जो उनको फॉलो करते थे, उनकी बातें मुझे बताते रहते थे। और जैसा मैंने बताया कि भगवद गीता के थ्रू चीज़ें को पता चला और मेडिटेशन की शुरुआत हुई मेरे। तो मेरे ऑफिस के कलीग्स प्लान कर रहे थे, वो हर 2-3 महीने में प्लान करते कहीं घूमने जाए। तो कई बार ऑफिस वाले घुमा देते, कई बार कलीग्स अपनी तरफ से लेके जाते हैं। तो उन लोगों ने ऊटी का प्लान किया कि ऊटी चलेंगे। अच्छा। तो ऊटी के बाद उनका एक पॉइंट आया था कि हम सदगुरु जी का वहाँ पे आदि योगी जो बने, वहाँ पे लेजर शो होता है, मुझे ऐसा मेरी कलीग ने बताया। अच्छा, हाँ देखा है वीडियो में, लेजर शो होता है, वो वहाँ का अट्रैक्शन है, वो देखना अमेजिंग होता है। सिर्फ उतना ही था कि लेजर शो होता है। तो हमारे एक जानने वाले, वो वहीं पर ईशा फाउंडेशन में ही, उसी आश्रम में पिछले 6 महीने से हैं, वो वहाँ पे वॉलंटियरी कर रहे हैं। तो उनसे मैंने एक दिन बात करी कि भाई मैं वो लेजर शो देखने आ रहा हूँ, तो यार क्या कैसे क्या होता है जरा बताना। अपन थोड़ा चुल होती ना कि अपन थोड़ा दिखाएंगे जाके कि हमें अपने लोग जानते हैं, इधर भी है ऐसा वैसा। बोलते जब तुम आ रहे हो तो ऐसा करो, 2-3 दिन का टाइम लेके आओ ना, यहाँ पे आओ, योग करो, मेडिटेशन करो, देखो अंदर का क्या कैसे माहौल है। तो मैंने पूछा अच्छा क्या क्या कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि तुम कॉटेज बुक कर सकते हो, और बहुत ही 850 रुपये में कॉटेज वहाँ पे होते हैं स्टार्ट, 2 लोगों का, उसमें खाना भी मिलता है।
बहुत ही सात्विक खाना। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर अपन थोड़ा सा शांत प्रवृत्ति के हैं, वो मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड, तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके कहने पर उन्होंने मेरा कॉटेज वॉटेज बुक करवाया 3 दिन के लिए, और मैंने कहा मैं 3 दिन पहले वहाँ रहूँगा। मैं 3 दिन पहले निकल गया अपने कलीग्स के आने से पहले, और मैं ईशा फाउंडेशन, वो कोयम्बटूर उतरा, वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर था, बस जाती है, मैं वहाँ पहुँच गया। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो बड़ा पैशनेट है, ईशा फाउंडेशन जा रहे हैं, देखते हैं, बड़ा लोग कहते हैं बड़ा अतरंगी जगह है, क्या है। अपन आर्टिस्ट लोगों की बड़ी आदत है कि किसी जगह के बारे में जब बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो भाई क्यों है ये, चुप एक होती ना, और कई बार तो इसको गलत साबित करना। हाँ बिल्कुल, कि यार हम अपने अनुभव से बताएंगे क्या है क्या नहीं सही है, ये एक थोड़ा सा होता है। फिर जैसे ही अंदर एंट्री करी तो वहाँ पे चंदन के पेड़ लगे हैं बहुत सारे। अच्छा, वो स्मेल आई तो मैंने कहा फ्रेग्रेंस लगाई गई क्या हर जगह, तो ऐसा कहीं कुछ था नहीं। फिर मैंने अंदर एंट्री ली, कॉटेज मिला, कॉटेज बहुत प्यारा सा था, बहुत शांत सा था। फिर मैंने उन भैया के साथ थोड़ा सा एक बार एक राउंड लगाया। वहाँ पर मैंने एक चीज़ वो देखी, मेक साइलेंस का बोर्ड लेके लोग वहाँ पे खड़े थे, आप बिल्कुल भी वहाँ पे बात नहीं करनी थी। तो उस 1 घंटे मुझे समझ में आया मौन का महत्व। तो मेडिटेशन का अनदर नेम कहीं ना कहीं मौन, वो निकल के मुझे वहाँ पे पता चला इस तरीके का, मतलब ये भी चीज़ एक वहाँ पे होती है। फिर वहाँ पे एक ध्यान लिंगा है, ठीक है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल आदमी भी जाके अगर बैठ जाए तो 10 मिनट बैठेगा वो ध्यान में चला जाएगा। वो पता नहीं किस तरीके से बनाया गया है, शायद आपको पता हो, आपने कुछ रिसर्च करी थी, मुझे आप बता रहे थे इसके बारे में। मतलब ध्यान लिंगा के बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो उसके बारे में वीडियोस देख रहा था। तो जैसे बाकी के होते हैं लिंग शिव जी के, जो हमारे ये ज्योतिर्लिंग है, ये अलग अलग चक्रास पे काम करते हैं, जो बॉडी में हमारे चक्र होते हैं उस पे काम करते हैं। ये एक ऐसा लिंग है जो जैसा कि वीडियोस में देखा और थोड़ा बहुत रिसर्च करा, लोगों से बात करा, तो ये बॉडी के जो सारे चक्र हैं, जो सारे हमारे चक्र होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ये सब पे काम करता है। एंड इसी को ध्यान में रख के जो है इसका पूरा वो आकार दिया गया है। वो स्पेस जो डेवलप किया गया, जो वाइब है वहाँ पे, वो कुछ ऐसी है कि वो आपके सारे जो चक्र हैं उन पे काम करती है, और कहीं ना कहीं एक हीलिंग प्रोसेस में माइंड और बॉडी और सोल को लेकर जाती है। तो ये चीज़ थी। तो क्या एक्सपीरियंस था? तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पूरा एक दिनचर्या होती है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। जब आप कॉटेज बुक करते हो तो 2 तरीके से वहाँ पे लोग आते हैं, विजिटर्स सिर्फ देखते हैं, देखने के लिए आते हैं, और दूसरा कॉटेज में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आपको सात्विक खाना और बाकी रूल्स फॉलो। 5:30 बजे उठ के मेडिटेशन होता है, योग होता है। तो वो मैं कभी उठता नहीं हूँ 5:30 बजे, 9 बजे की आदत हो चुकी है जब से ऑफिस ज्वाइन किया था। वो भैया ने मुझे उठाया 5:30 बजे, जो प्रक्रिया वो पूरा करते थे। उन्होंने कहा तुमको 3 दिन मेरे साथ वही चीजें करनी है। तो पहला दिन तो जबरदस्ती में हुआ था। अच्छा, कि मैं हाँ, क्योंकि एकदम से आदत नहीं होती और है। गया, मैंने कहा अच्छा किया तो थोड़ा ठीक सा लगा। फिर वहाँ पे सूर्य कुंड है, वहाँ पे पता नहीं उसमें 3 शिवलिंग बने हुए हैं, उसमें आपको पानी में डुबकी लगा के उनको वो करना पड़ता है। अच्छा, सर पे लगाना होता, प्रणाम करना होता। तो वो एक अलग ही, पता नहीं उस पानी में डुबकी लगाते ही क्या हुआ, वो पता नहीं पानी में कुछ था, बॉडी बिल्कुल साफ हो गई, क्लीन हो गई, सोल क्लीन हो गया। और उसके बाद वहीं से सीधे निकल के लिंग भैरवी के दर्शन करने होते हैं, फिर ध्यान लिंगा जाना होता है। वहां से आके जो मैं ध्यान लिंगा में बैठा हूँ, थोड़ी देर आँख खोली तो लगा 1 घंटे निकल गए, 1 घंटे हो गए, पता ही नहीं, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला। और हवा में एक टाइम, अच्छा, बॉडी बड़ी लाइट फील हो रही है, बहुत ही ज्यादा लाइट। मैंने बोला ना, नॉर्मल कोई भी जाएगा तो उसको 10 मिनट बैठ जाएगा तो यही फील होगा, यहाँ से ना उठे। वो इतना साइलेंस, कोई वहाँ पे मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, बस आदमी बैठा है। और वो पता नहीं अलग ही उसकी वाइब थी कि वहाँ से मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। तो वहाँ फिर उन्होंने भैया ने बताया कि ये इसको इसी तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे मेडिटेशन ये इसी तरीके से होता है। फिर वहाँ से जाके हमको फिर ब्रेकफास्ट करना होता है, फिर थोड़ी देर का रेस्ट, फिर योगा होता है वहाँ पे। योग अगर आपको करना है तो आप मैट लेके जाओ, योगा करो। तो वो जो पूरा डिज़ाइन किया गया है ना, और ज़्यादा आपको फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन आपको रूम पे रख के आना है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आप बिल्कुल, मैं जो 24 घंटे फ़ोन में जूझा रहता था, तो फ़ोन साइड कर दिया गया। लोगों को देख रहा हूँ तो चेहरे पर डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हैं, देन टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एंड योगा। तो उनसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और बहुत ही ऐसे कन्वर्सेशन, तो क्या सोचते हैं आप, मतलब मेडिटेशन ये वाला जो योग है ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ना बहुत लाउड होता है ना बहुत लो होता है, एक जो पेश चल रहा होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, धीमे पूरा वाइब भी, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में वो बना हुआ है ऐसा। तो वो माहौल इतना पॉजिटिव है कि उस माहौल में आप इतना पीस, इतना काम। मैंने एक चीज़ वहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मैंने लर्न करी मेडिटेशन करके, एक्सेप्टेंस। वहाँ पे सदगुरु जी का एक दिन प्रवचन भी हुआ था, तो इसी टॉपिक पर था, एक्सेप्टेंस। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, मेरे से ब्रेकअप क्यों हो गया, मेरे में क्या कमी थी, ब्रेकअप क्यों हो गया, रीजन उसको जानना है। मानते नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये यार हो गया है, ठीक है, उसकी अपनी लाइफ, तो उसको जाने दो, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत सारे, वो खुद से सवाल करता है, खुद से जवाब देता है। एक बार अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ
तो चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे मेरी ट्रेन कोयम्बटूर से कानपुर की थी, ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन 15 घंटे लेट। अच्छा, तो मैं पैनिक नहीं हुआ, मैंने कहा एक्सेप्टेंस, ठीक है कोई नहीं, चिल है, होना था हो गया। एसी का जो मेरा टिकट था स्लीपर का, जैसे ट्रेन है टिकट कैंसिल हो गया अपने आप, हाँ, एक्सेप्टेंस, कोई बात नहीं, हम जनरल में चले जाएंगे, और मैं आराम से आगे। अगर मैं पैनिक हुआ होता तो चीज़ें बिगड़ सकती थी। एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आपको ये सिखाता है हाउ टू एडजस्ट इन योर लाइफ एंड आगे बढ़ते चलो। जैसे मेरे ब्रेकअप्स हुए, पैचअप ही नहीं हुए तो ब्रेकअप कहाँ से खैर, जिससे भी प्यार यार हुआ मुझे, जब उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं एकदम से पागलों की तरह नहीं भागा कि नहीं तुम्हें चाहिए, कैसे तुमने मना कर दिया। मेंस ईगो वाला जो होता है वो सब कुछ हर्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं उसको मेरे साथ नहीं रहना है, वो वाइब नहीं मिल रही है, एंड उसके लिए भी चीज़ें ईजी हो गई, मेरे लिए भी चीज़ें ईजी हो गई। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर सीखी, बहुत ही थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ, गोल्स क्लियर हुए उनके थ्रू। मेडिटेशन हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है कि बहुत ज़्यादा जब वही मैंने बोला ना, जब दिमाग बहुत ज़्यादा खचर बजड़ रहती है तो आप बिल्कुल डिसीजन नहीं ले सकते हो, कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते हो, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो चीज़ें वहाँ पे जाके क्लियर हो गई। तो उस चीज़ों ने मेरे को वहाँ पे 3 दिन पहले मैं कुछ और ही बन के गया था। मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, हाँ, इट विल टेक टाइम ना, क्योंकि मेडिटेशन एक स्लो प्रोसेस है। फिर वही तो वो 3 दिन मेरे जीवन के बहुत अच्छे से रहे। और जैसे मैं जब से वहाँ से आया हूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। आप भी ने भी यहाँ 5 बजे मुझे बुला लिया था सुबह उठा के, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो वो एक अब धीरे धीरे रूटीन में आ रहा है। और अब मैं और ज़्यादा थोड़ा सा, मैं जो चंचल मन था उसको थोड़ा डाउन काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्किल्स पर और ज़्यादा काम करने की, जो मुझे पता है अल्टीमेट जो मुझे गोल प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स पर अभी और ज़्यादा काम करना होगा। तो और ज़्यादा भी मेडिटेशन वाले सेक्टर में जाना है। हाँ, मेडिटेशन वाले सेक्टर में स्टार्ट हो गया है अब, ये हाँ, वो मुझे पता है वो चलता रहेगा, क्योंकि अब लोग भी मुझे उसी तरीके के मिल रहे हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। अपने पास कुछ चीज़ें हैं उस तरीके की जो मुझे उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। तो ये मेडिटेशन मुझे लगता है लाइफ का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो मतलब सुसाइड कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस उनका सही नहीं है। वो कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, एक टॉक्सिस का माहौल बना देते हैं। तो मेरा एक हमेशा से एक बहुत अच्छा गोल रहा है अपने आसपास का सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना, पॉजिटिव रखना, प्योरीफाई करते चलो चीज़ों को। हाँ, जैसे हमसे लोग कहते हैं तुम आते एकदम माहौल में एक गैस टाइप के तुम छोड़ते हो, दैट टाइप गैस नहीं, तुम ऐसे गैस थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं कभी समझ नहीं पाता था क्या ये बातें कर रहा है। तो वो मैंने एक चीज वहाँ पे जाके भी सीखी, वाइब्स जो होती है ना, ये एक वाइब होती है, वो मैटर करती है। हम लोगों से जो कनेक्ट होके बात करते हैं, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो वो सब वाइब का मैटर होता है। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आप कुछ चाह रहे हो बोलना, एकदम से वही बात सामने वाले ने बोल दी। हाँ, ये होता है, ये कनेक्ट, वो वाइब पे कनेक्शन, और कहीं ना कहीं वही है ना कि कितना दिमाग आपका खुला हुआ है। अब जो मेडिटेशन मुझे अच्छा इंसान बनने में, अच्छा आर्टिस्ट बनने में, थॉट क्लियर करने में, मेरे गोल्स में आगे बढ़ने में, आसपास के सराउंडिंग को अच्छा करने में, एंड लोगों की हेल्प करने में बढ़िया मुझे मदद। ईशा ने हेल्प करी एंड यू विल हेल्प अदर्स। हाँ, और ईशा का एक अच्छी चीज़ और है कि अगर आप वहाँ पे दो या 3 कुछ कोर्स होते हैं इनके, वो अगर आप कर लेते हो तो फिर आप 7 महीने वहाँ पे फ्री में रह के आप वॉलंटरी कर सकते हो। आपका रहना खाना वहाँ फ्री होता है। अगर आप मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इच्छुक हो तो आप जा सकते हो। तो इस तरीके से मेरी हेल्प। उसके बाद जब मैं ऊटी गया तो मुझे ऊटी में, मेरे कलीग्स नाराज मत होना, बट मुझे ऊटी में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अपना अपना फोर्टे है, अपना अपना एक वो है, इतना मुझे इधर मज़ा आया। तो मेरे से लोग कह रहे थे कि तुम तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और सोशल मीडिया पे शोफा ये वो, हमें लगा तुम मुझे एंटरटेन करोगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कई बार अपनी ट्रिप्स में इसलिए ले जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें एंटरटेन करूँगा, एक माहौल बनाऊंगा। बट मैं ट्रिप्स क्यों जाता हूँ? मैं अपना मेंटल पीस सही करने आता हूँ। मैं कानपुर में तो मैं वैसा ही हूँ, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं जैसा बोला कि सफर का ले रहे हो मजा। हाँ, मैं स्टेज पर हूँ तो मैं वैसा ही हूँ। तो वैसा रहेगा तो जो मेरी ओरिजिनलिटी है, जो शांत रहने वाली, इंट्रोवर्ट वाली, जो मैं खुद के साथ होना चाहता हूँ, तो ट्रैवलिंग में वैसा ही होता हूँ। तो उनको लगता है कि लो यार तुम चेंज हो गए हो, तुम ये हो गए हो, पता नहीं तुमको क्या हो जाता है ट्रिप में आके, कहाँ ही खोए रहते हो। मैं जबकि क्या करता हूँ, मैं आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, मैं पेड़ को देख रहा होता हूँ, प्रकृति के साथ रहने की ज़्यादा कोशिश कर रहा होता हूँ। मैं ये करता हूँ अब काम। तो वो लोगों को एकदम से हजम नहीं होता। और ईशा के बाद और ज़्यादा ये हो गया है। पहले उनका क्या था कि अरे राघवेन, अरे हाँ शुरू राघवेन एकदम चालू है, खाई के पाने वाला, तो उनको लगता था कि ये फटेगा और हमें मजा आएगा। अब वो अब होता नहीं है कि मैं खुद के साथ रहता हूँ, मैं खुद के साथ, क्योंकि अभी एक सेल्फ लव वाली चीज भी आ गई है, क्योंकि जरूरी है। जब मैं खुद को प्यार कर पाऊंगा तब मैं दूसरों को प्यार दे पाऊंगा। जब मैं खुद अंदर से बहुत पॉजिटिव वाला रहूंगा तब मैं दूसरों को पॉजिटिव कर पाऊंगा। जिस चीज से मैं भरा हूंगा वही मैं दुनिया को दे पाऊंगा। तो वो चीजें मैं खुद के लिए करने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक
चीज़ है मतलब। तो मुझे ऊटी में उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे ईशा में आया। तो काफ़ी कुछ है लाइफ में, ट्रैवल है लाइफ का, मतलब वो बता रहा हूँ कि एक मैप चल रहा है। पहले तो स्टार्ट करते हैं, गांव है, फिर गांव से शहर आए, तो वो एक स्ट्रगल है, शहर में एडजस्ट करने वाला एक स्ट्रगल है। फिर और ऐसा अपने आप को एडजस्ट करना कि गांव छूटे नहीं, वो रहे अंदर, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। हाँ, बिल्कुल। फिर घर पे स्ट्रगल है, फाइनेंशियल भी, मेंटल भी, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। उसको पार करके आर्टिस्ट की फील्ड में आना, फिर उसको भी मेंटेन करना, वो स्ट्रगल है। साथ में घर का चल रहा है, वो स्ट्रगल अलग है। फिर थिएटर किया, उसमें ट्रैवल भी करना, वहाँ से आया ट्रैवल, एक नई चीज़ निकल के आई ट्रैवल की। हाँ, ये एक मेरा पॉइंट हो सकता है। ट्रैवल में एक्सप्लोर करा, लोगों का जाना, कल्चर क्या है, इसलिए कहीं ना कहीं नॉलेज आ रही है धीरे धीरे कि अलग अलग शहर गए, अलग अलग एरियाज में गए, तो थोड़ा थोड़ा तो पता है हर जगह कल्चर, एंड धीरे धीरे वो और एक्सप्लोर होता रहेगा। थिएटर हुआ, ट्रैवल हुआ, फिर स्ट्रगल वापस से हुआ जाके मुंबई में, फिर जॉब हुई बैंगलोर में, जॉब गई, फिर आए मुंबई, फिर स्ट्रगल हुआ, वापस आए कानपुर, कोविड हो गया। स्ट्रगल था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी से उसको सॉल्व किया बाय डूइंग वर्क ऑन डिफरेंट एप्स, जैसा बताया। हाँ। फिर मौज हुआ, मौज में मौज हुई, मौज पूरा एक चेंज, यू टर्न। हाँ, मौज में मौज हुई। लाइक एक तो चेंज किया थिएटर ने, बहुत ज्यादा चेंज किया, क्योंकि थिएटर की वजह से हुआ है मौज। तो थिएटर का एक बहुत बड़ा रोल है कि थिएटर ने चेंज करा। मौज ने मुझे पैसा दिया तो पैसे ने चेंज किया। एग्जैक्टली, एक अच्छी लाइफ स्टाइल दी। और कहीं ना कहीं उसके बाद भी और स्टिल ग्राउंडेड, हवा में नहीं जा रहे हो, इसीलिए ट्रेन से कर रहे हो सफर, प्लेन में नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना भी चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मन करता है ट्रेन का, लेकिन मन ट्रेन का है ना। तो थिएटर ने चेंज करा, एक वो आया, थिएटर आया, वहां से लोगों को जाना, कल्चर, मौज हुआ। मौज ने लाइफ को काफी चेंज करा, एंड ट्रैवल और बढ़ा, लोगों से एक्सपोजर मिला, बढ़ा। फिर मौज में भी ऑब्वियसली एक टाइम पे आता है ना कि थोड़ा सा रहता, भाई देखो काम करोगे तो एक पॉइंट पे तो लगेगा ना कि सरदर्दी है। ईशा हुआ, ईशा फाउंडेशन, एक्चुअली लड़की नहीं है, ईशा फाउंडेशन हुआ। मेडिटेशन आया, एंड वापस से फिर से चीजें और अच्छी होंगी। हाँ। अब अच्छी है इवन। एंड एक चीज जो मिस करी, कानपुर वाला राघव हुआ। बिना उसके तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। कानपुर वाला राघव का जो इंस्टाग्राम पेज है, उसने रोल प्ले काफी बड़ा किया है। काफी, मुझे लोग मेरे रियल नाम से कम जानते हैं, जैसा कि आपने पहले ही कहा था, और मेरे इंस्टा हैंडल से ज्यादा जानते हैं। इसके पीछे की कहानी थी कि जब 2017 से पहले मेरा था राघवेंद्र राघव। लोग ऐसा बोलते हैं, नाम का इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा, सही बात है। तो एक मैंने इंस्टा हैंडल देखा, कानपुर वाली करके था, जो मेरी साथ में थिएटर साथ में तो नहीं करती थी, बट वो कानपुर की थी, मुंबई में रहती थी। तो मैंने उनको जस्ट मैसेज किया, मुझे वो थोड़ा कैची लगा, क्योंकि मैं कानपुरिया बोलता हूँ, स्लैंग में आता है, अंदाज है मेरा काफी जमीन से जुड़ा हुआ, वो लोगों को पसंद भी आता है। वो यूएसपी है मेरी कहीं ना कहीं। अब तो कम ही यूज करता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ मौका लगता है मैं यूज कर देता हूँ। तो उनसे मैंने मैसेज किया कि कैन आई यूज, मतलब क्या मैं आपका नाम ही उधार ले सकता हूँ। मैंने ऐसे परमिशन ली। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम नाम बिल्कुल। तो उनका कानपुर वाली था, तो वहां से उठा के मैंने उसको कानपुर वाला राघव किया। फिर मेरे माइंड में एक चीज आई, लॉ ऑफ सीक्रेट, क्योंकि बहुत अच्छे से काम कर रहा था, कर रहा है, इस नेम को ब्रांड बनाना है। तो जो मेरा इंस्टा हैंडल वो कानपुर वाला राघव हुआ, मौज हैंडल वो कानपुर वाला राघव हुआ, ट्रेल रिजल हैंडल वो कानपुर वाला राघव हुआ, मेरा यूट्यूब वो कानपुर वाला राघव हुआ। मैंने फेसबुक को नहीं किया है कानपुर वाला राघव अभी तक, वो रघुवेंद्र प्रजापति करके ही है। बट बाकी जितना भी है, अगर आप कानपुर वाला राघव डालेंगे तो मैं ही निकल के आऊंगा। गुड वन। अगर आप करोगे तो मैं ही आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही थिएटर वाला शिखर डालेंगे तो मैं ही निकल के आऊंगा, और कोई निकल के नहीं आएगा। इसमें कॉमन चीज है। तो कानपुर वाला राघव, दो चीजें होती हैं, एक तो राघव मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ, दूसरा कानपुर। मुझे यहाँ पर इसको ये नाम लेने के पीछे एक रीजन ये भी था, कानपुर के बारे में बहुत कम लोग नहीं, वो बुरी बातें, और बहुत एक नैरेटिव सेट है कि कानपुर ऐसा है, कानपुर में मैं बता रहा हूँ, हाँ, गुटखा है, थूकते हैं, गट्टा चला देते हैं, मार देते हैं, गुंडागर्दी ज्यादा है। तो वो मुझे नैरेटिव चेंज कर रहा था कि भाई कानपुर ऐसा नहीं है, मैं भी वहीं का प्रोडक्ट हूँ, आप भी वहीं के प्रोडक्ट हो, ये लोग भी वहीं के प्रोडक्ट हैं, हम ऐसा नहीं है। तो कानपुर रिप्रेजेंट करना था, दिखाना था, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे लोग आके ऐसे मैसेज कर देते कि भाई तुम तो कानपुर के लगते ही नहीं, जबकि मैं कानपुर का ही हूँ। जाके नीचे देखो, सब तुम्हें कानपुर का ही दिखेगा। तो कानपुर के लेवल पे लेके जाना है कि ही इज फ्रॉम कानपुर। लोग कई बार कानपुर का बताते नहीं खुद, वो शर्म आती है बताने में। बहुत लोग हैं, बहुत लोग देखे हैं। तो राजू श्रीवास्तव दादा की बात अगर छोड़ दे, कानपुर को उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे वो लेकर गए। अदरवाइज तो मुझे बहुत कम लोग, बहुत कम है जो बोलते कि मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से, लखनऊ बोल देंगे, दिल्ली बोल देंगे, मैक्सिमम तो दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद पुणे बोल देंगे। कानपुर बोलने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उस नैरेटिव को मुझे चेंज करना था।
इसलिए ये नाम आया और आज ये नाम। एंड उस पेज पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हाँ, गलती से ही हुआ है वो, क्योंकि एक्चुअली उस पेज ने एक बड़ा रोल ये भी प्ले करा कि जो कोविड में काम कर रहे थे, लोगों को खाना देना, पानी देना, उस पेज पे जो फॉलोअर्स थे, जो लोग अच्छे लोग जुड़े थे, उन्होंने उस चीज़ को फैलाया, देखा, हाँ फैलाया। तो कहीं ना कहीं वो एक माध्यम बना है लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने का, लोगों की हेल्प करने का। एंड सेकंड आता है कंटेंट, ठीक है कि, और मैंने एक चीज़ देखी कि कानपुर वाला राघव का जो पेज है, दैट इज़ कि वहाँ पे दूसरों का जो वर्क है वो स्टोरीज में ज़्यादा दिखता है, ना कि तुम्हारा। क्योंकि कहीं ना कहीं यू ऑल्सो शेयर कि कानपुर में जो अच्छा हो रहा है, फिर कहीं भी जो अच्छा हो रहा है उसे शेयर करो। तो काफ़ी कुछ हुआ लाइफ में। एंड आखिरी चीज़ है, एंड करेंगे इसी चीज़ों को। 2 बातें। पहले तो जिस जगह से आते हो, देवरिया गोरखपुर, छठ पूजा वाला काफ़ी एक माहौल है उस पूरे प्रांत में। तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं छठ पूजा से ज़्यादा जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो कोई उसका लोकगीत वहाँ पे? हाँ, लोकगीत मैं अपने घर में मम्मी के बाद मैं ही हूँ जो छठ पूजा के गाने गा पाता हूँ। बढ़िया। मम्मी से मैं सुनता रहता था बहुत ज़्यादा। तो छठ पूजा से मेरे दिवाली से ज़्यादा मुझे छठ पूजा अच्छी लगती है। कई लोग छठ पूजा वैसे मुझे बोलते थे बिहारी हो क्या, क्योंकि पहले सिर्फ बिहार में ही होती थी, बट अब तो वो ऑल ओवर और पूर्वांचल में होती थी। तो मुझे बड़ा कन्वे करना पड़ता था, भाई मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं देवरिया गोरखपुर से। अब तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई मैं बिहारी हूँ। तो मैं जो मतलब इधर एक्सेप्टेंस आ गया है, जो कहता है कि हाँ भाई तुम ऐसा, हाँ भाई तुम बहुत बड़े वाले हो, मैं तू खुश रहे भाई, तू खुश रहे। तो छठ पूजा वो मुझे बड़ा सही लगता है। वो जो फील होता है, जो जैसे मेरी फैंटेसी कह लो, डिज़ायर कह लो, मेरी जो वाइफ है, मैं उसको ऐसे नाक से ऐसे सिंदूर लगाते यहाँ तक ऐसा देखूँ, वो मेरे साथ छठ पूजा के गाने गाए। तो गाना मैं इसके 2-3 बढ़िया गाने हैं, बहुत प्यारा सा। तो एक वो गाना है कि पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया भरत तोहार, छठी मैया भरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छठ पूजा की इम्पोर्टेंस क्या है, 1-2 लाइन में अगर? छठ पूजा की इम्पोर्टेंस ये है, जो माताएं होती हैं वो बहुत सेल्फलेस माता को जो है ना, अनकंडीशनल लव, तो अपने लिए कुछ नहीं करती हैं, करवा चौथ रखेंगी पति के लिए। छठ पूजा बेसिकली बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है। अच्छा। हाँ, जिसमें उगते सूरज, हम उगते सूरज को और डूबते सूरज दोनों को अर्घ देते हैं, और सूरज देवता ही हमारे उसमें मुख्य भगवान होते हैं। तो एक जैसे भगवान को लोग किसी ने देखा नहीं है, बट हम साक्षात सूरज देवता को एक तरीके से भगवान मानते हैं, तो वो हमारे सामने साक्षात है, ठीक है। तो उस तरीके से उसका ये महत्व है। और आई थिंक 2 या 3 दिन पूरा निर्जला व्रत रहती है माताएं। अच्छा। शुरू जो 3 दिन का पूरा ये होता है, खरना होता है, फिर शाम का अर्घ होता है, फिर सुबेरे का अर्घ होता है। तो जो पूरा प्रोसेस होता है ना पूरे व्रत का, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, माहौल बहुत बढ़िया होता है। और वही कि बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है, तो माताओं को जो प्यार वो अलगी उमड़ रहा होता है उस टाइम पे, तो बहुत सही सा, बड़ा प्यारा माहौल होता है। तो आखिरी में एज एन आर्टिस्ट, as a influencer also, as a traveler also, as a corporate person also, content creator also, writer also, entertainer also, क्या ऐसे 2 लाइफ लेसन्स हैं? क्योंकि लाइक बहुत से लोग हैं जो इन सभी फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे 2 लेसन है जो आप उनको देंगे, जो भी जिस फील्ड में जा रहा है, कॉमन 2 ऐसा कुछ लेसन्स? पहला लेसन यही है कि जीवन को मतलब बहुत वो जटिल मत बनाओ, मतलब ये मत समझो कि ये बोझ है या जीना है। जैसे कि वो बोलते हैं भैया क्या चल रहा है, कट रही है यार, काटनी नहीं है जीवन, ठीक है। हमें जीवन, जैसे मैंने कोट बहुत अच्छा पढ़ा था, लाइफ इज लाइक अ ट्रेन। ट्रेन चल रही है, लोग आ रहे हैं, ठीक है, उतर रहे हैं, जहाँ उनका मंजिल आती है वो उतर जाते हैं, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। तो आपकी लाइफ भी ऐसी ही है, ट्रेन की तरह है। लोग आते हैं, ठीक है, लोग चढ़ते हैं, कुछ दिन सफ़र करते हैं, आपको मेमोरीज क्रिएट करते हैं, फिर वो उतर जाते हैं।
ट्रेन तो अपने रास्ते पे चली जाती है, हम क्या गलती करते हैं, हम उस पर्सन के लिए रोने लगते हैं कि लो यार वो आया था, हमें ऐसे धोखा देके चला गया, ब्रेक करके चला गया। तो जबकि ऐसा नहीं होता है, उसकी मंजिल वहीं तक थी, उस व्यक्ति की मंजिल, ऐसे कहते हैं हर एक रिश्ते की एक उम्र होती है। तो आपको क्या करना है कि रोना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। तो जीवन को एक सफ़र की तरह मानो कि कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आए हो, हमेशा के लिए कोई नहीं आया है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है आदमी यार कि एकदम उसको घमंड आ जाता है मेरे पास पैसा है, ठीक है, शमशान में जाके देखो कुछ भी बस। अच्छा, शमशान की बड़ी मज़ेदार बात बताओ, आदमी जितनी देर तक वहाँ रहता है कुछ है नहीं भैया जीवन में, देख रहे हो बस यही सबको यहीं आना भैया, आदमी फर्जी इधर हो, वहीं उतनी देर होती है, बाहर आते हैं, हाँ भैया कितने माल पहुंचा, 50 लाख के तुम साले वो वापस उसी जोन में आ चुका है, वो जितनी देर शमशान के अंदर उतनी देर चल रहा है उसके दिमाग में। तो वो हमेशा मान के रखते हैं हमेशा के लिए आए, तो उसमें घमंड आ जाता है बहुत सारी चीज़ों का कि हम इससे बड़े हैं, वो लोगों को, दूसरे लोगों को परेशान करना, वो सारी चीज़ें करना। तो बस इतना सा है कि लाइफ एक सफ़र की तरह है, खुद के लिए सफ़र को आसान बनाओ, प्यारा बनाओ, अपने आसपास के लोगों के लिए भी उस चीज़ को प्यारा रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी उड़ के चले जाना है, और कब चले जाओगे तुम भी नहीं जानते हो, ना हम जानते हैं। तो जब तक रहो, लोगों से बातचीत करते रहो, लोगों को प्यार बांटते रहो, नहीं बांट सकते हो तो खुद को अच्छे से रखो, डिस्टर्बेंस मत फैलाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है, चिल रखो, ठीक है। दूसरा, काम करते रहो, रुकना नहीं है, चलते रहना है, और कभी निराश हताश वैसा भी आए वो नेचुरल है, वो आएगी, बट रुकना नहीं है, लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। सजेस्ट करोगे कि मेडिटेशन लोग करें? हाँ, यू विल सजेस्ट अगर ऐसा फेज आता है तो? हाँ, मैं तो को ऐसे ही करें, जैसे थिएटर भी जरूरी है वैसे मेडिटेशन भी जरूरी है। मुझे लगता है वो थिएटर ही कर लेंगे तो मेडिटेशन अपने आप उनकी लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि थिएटर में, जैसे आप भी थिएटर करते हो तो एक सेशन आपका होता है मेडिटेशन का, आप 15 मिनट ओमकार का वो कराते ही, उच्चारण होता ही होता है, ध्यान लगवाते हो, कैरेक्टर एनालिसिस कराते हो, तो वो एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन ही है। जैसे आपने बोला मेडिटेशन मतलब एकाग्र होना, तो हम किसी चीज़ को एकाग्र होकर सोच रहे हैं, तो वो चीज़, तो लगे रहो, करते रहो, अच्छे काम करते रहो, जीवन में और कुछ नहीं है, अच्छे काम करते रहो, बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे काम करते रहो, बैलेंस करके चलो, और लाइफ को एकदम ऐसा भाई जैसे जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, वैसे रहो, तो चिल रहो, काम रहो, मस्त रहो। मस्त था बात करना, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता कैसा था, मैं बहुत बढ़िया था उड़ा के मैं बोला, बहुत फास्ट भागा हूँ कई जगह पे। नहीं ठीक है, लाइफ फास्ट है बट माहौल तो स्लो है ना, माहौल स्लो है, माहौल शांत है, काम है, पीस है, शांत है, बहुत प्यारी जगह है, अच्छी ऑक्सीजन आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ है, और इतनी बातें मैं बोल गया, मुझे खुद नहीं पता, मैं इतनी बातें बोल भी सकता हूँ। 2 घंटे बात करी हमने लगातार, बहुत ज़्यादा। तो आज का पैकअप करते हैं, तो भाई क्लैप्स हो जाने के लिए मैं खुद के लिए बजा लेता हूँ, खुद को एप्रिशिएट हमेशा करें, और खुद को समटाइम्स क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है, समटाइम्स, हमेशा नहीं। आत्म अवलोकन तो भैया बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस। हम जो होते हैं, अगर अपने प्रति ईमानदार है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि अच्छा कोई कहते अच्छा ये तो ऐसा, अच्छा कैसे बात कैसी करती तुमने, समझेगा, बताया भी तुमको, वहाँ तुमको, हम वो पता क्या करता है, उसको कोई अगर क्रिटिसाइज करता है तो उसको एक ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्या, ये बात सही है, एनालिसिस करके। तो हाँ हमको पता है वो कितने पानी में है, बड़ा हमको ज्ञान देंगे, ज्ञान पाड़े बन रहे हैं, सुनना जरूरी है, वही एक्सेप्टेंस, लिसनिंग, वही एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है। ठीक है, बहुत बढ़िया बैकअप, बहुत बढ़िया लगा सर, थैंक यू। चलो भाई कट लगाओ, कट हो गया, कट हो